दिन रात सुबह शाम विजुअलाइजेशन, जो मेरे को वर्ड पता ही नहीं था कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, सोचना उसके बारे में क्या है, पर दिन रात मैंने वो किया। मैंने कहा यार ये तो काम कर रहा है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मिलियनर इन डॉलर्स। मैंने कहा आई सुनील तुलसियानी विल मेक $1 million बाय दिस डेट, साइंड इट एंड डेटेड, अ न्यू पेपर निकाले मैंने और वो चारों तरफ लगा दिए मैंने। ना ही मेरे को कोई होश था कि कैसे कमाऊंगा, ना ही मेरे को कोई कनेक्शंस थे, ना ही मेरे पास इन्वेस्टर्स थे, ना ही कोई आइडिया था कि कैसे आएगा, बस ये है कि चाहिए मेरे को। फर्स्ट ईयर आई बॉट एंड सोल्ड 77 प्रॉपर्टीज इन 1 year, मेकिंग $980,000। मिलियंस में से $20,000 की कमी थी बस। जब मैंने पहले साल $1 million कमाया, फिर 6 महीने में मैंने $1 million कमाया, मैंने कहा अरे वाह यार ये तो मजा आ गया। मतलब फिर 1 महीने में मैंने $1 million कमाए, मैंने कहा अरे अमेजिंग। फिर 1 दिन में $1 million कमाए। तो तब से मीडिया ने मेरे को द वेल्थी कॉप बुलाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके ऊपर बायोपिक ही बन रही है। तो बायोपिक मेरे हिसाब से क्यों बन रही है, आपकी स्टोरी क्या है? तो सुनील जी, वेलकम टू डीवीसी पॉडकास्ट। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आपके ऊपर एक बायोपिक भी बनने वाली है, जिसके अंदर अभी लीड कैरेक्टर कौन होगा वो डिसाइड होने वाला है। तो मैं तो चाहूँगा आप लोग से, ऑडियंस आप लोग है ना, आप आज पूरी स्टोरी मालूम पड़ने वाली है इनकी, आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बता देना कि कौन लीड एक्टर होना चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिषेक बच्चन, ऐसे कुछ ऑप्शंस है, आप कमेंट करके बताना। सर की स्टोरी सुन लेते हैं पहले। सर आप, मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके ऊपर बायोपिक ही बन रही है। तो बायोपिक मेरे हिसाब से क्यों बन रही है, आपकी स्टोरी क्या है, व्हाट्स योर स्टोरी? एक तो ये है कि लोग, क्योंकि अब कनाडा में अभी मेरा वहाँ पे मैं रहता हूँ, और तो लोग बोलते हैं वाह अब तो सक्सेस मिल गया तो लक होगा, ये है। पर सच्चाई है कि मैं एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश में मेरे जन्म हुआ था। डैडी फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी जो है वो घर में थी, हमारे 2 और सिबलिंग्स है, और हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और दिल्ली में जहाँ पे हम रहते थे, पहले क्या होता था कि वी वर लाइक अ पेइंग गेस्ट। अगर किसी के पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था तो उसके एक रूम में हम उनका एक रूम रेंट करते थे, और उनके जो 10 लोग थे और हमारे 5 लोग थे वो एक ही बाथरूम यूज़ करते थे। फिर डैडी ने मुश्किल से पता नहीं कैसे कालका जी एरिया में उन दिनों लेट 70s में घर लिया। उस एरिया में ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही पानी था, ना ही बाथरूम था। तो हम जाते थे पहाड़ों में जाके रोज़ सुबह वहाँ पे दोस्तों के साथ वो काम करने के लिए। तो गरीब थे। घर में जब डैडी एक एप्पल लेके आते थे और उनकी 5 पीस करते थे हम, और हम लड़ते थे कि कौन सा पीस बड़ा है। या जो आम का लेके आते थे, आम का जो बीच की वो गुठली होती है ना, भाई ये कौन खाएगा, क्योंकि वो बड़ी लगती थी सबको। सो डैडी ने मम्मी ने भी बोला बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, अकाउंटेंट बनो, या कोई गवर्नमेंट जॉब लो, पर पढ़ाई अच्छी करनी है। बचपन से क्या माँ बाप का था कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अच्छे बेटे हो, अगर आप नहीं हो तो आप बुद्धू हो। सो मेरा क्या था कि मेरे को स्कूल अच्छा ही नहीं लगता था, और ये होता था कि मैं पढ़ता नहीं था। एंड में पता है कि एग्जाम करना है, किसी तरह से वो पास हो जाता था एंड में। भाई वो 2-3 दिन मतलब मेहनत करके पास हो जाता था। सेम पिच। हाँ, तो मुझे कहा गया था भाई देखो, अगर मार्क्स नहीं लाओगे तो काम कोई नहीं देगा, और काम कोई नहीं देगा तो कमाई नहीं होगी, और आगे चल के ये भी बोला गया था अगर वो नहीं होगा तो शादी होगी नहीं, कोई शादी करे कौन लड़की देगा तुम्हें। सो सारी उम्र मतलब बताया गया था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे भाई, कुछ कर नहीं सकते आप। और 1981 में हमारा चांस आया कि हम टोरंटो जाएं, और चांस कैसे आया कि डैडी पैटर्न मेकर थे। कनाडा में पैटर्न मेकर का कोई कोर्स नहीं था तो वहाँ पे उनको पैटर्न मेकर चाहिए थे। पैटर्न मेकर्स है, ब्लूप्रिंट को देख के मेटल पैटर्न को प्रिसाइसली उनका पैटर्न्स बनाते थे। जैसे आपको इसका पैटर्न, इसके लाखों पीसेस बनाने हैं, okay. वो एक पैटर्न बनता है पहले। अच्छा, ओके उसमें फिर वो उसको ढाल के राइट करते। तो वो जो बनाते हैं ना उन दिनों, तो वो हाथ से सैंड पेपर से ब्लूप्रिंट्स के देके वो डैडी का मतलब था ऐसा।
जब वहाँ गए मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे कहा गया था कनाडा की जो स्ट्रीट्स हैं ना वो सोने की बनी हुई है। अच्छा। मैं था 12 साल का लड़का, हाँ। मुझे लगा हाँ। कि सच्ची में सोने की सड़क है। हाँ। मैंने क्या सोचा था सपनों में हाँ। कि मैं रात को 12-1 बजे जाऊंगा हाँ। और हथौड़ा और चिजल लेके धीरे धीरे गोल्ड निकालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा है। हाँ। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी ये है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि वहाँ पे भी अमीर लोग हैं और वहाँ पे गरीब लोग भी हैं और हम गरीब लोग हैं। अच्छा। और जिस एरिया में हम रहे थे वो गरीबों की एरिया थी, अपार्टमेंट थे, बहुत मतलब अच्छा नहीं था। सो और सारे न्यू इमिग्रेंट्स थे वहाँ आए थे। तो मेरा सपना था कि मैं कनाडा पहुँचा तो अरे नौकर चाकर, घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये होगा। वहाँ पहुँचा तो देखा कि नौकर वोकर तो छोड़ दो, आप गाड़ियाँ तो छोड़ ही दो। मुझे लगा कि ये क्या है, ये कनाडा में है। पर सबसे बड़ी बात ये थी 81 में, ये कलर जो था ना गोरों का, या तो आप गोरे हो या ये हो, काले हो, ब्राउन हो, जो भी है। गोरे तो यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं। तो 81 से लेकर 82, 3, 4, 5, 6, 90 तक हमें रोज़ समझाया गया था कि भाई आप मतलब इंडियन हो, लो क्लास हो। और लोग रास्ते पे चिढ़ाते थे, अगर यहाँ तक कि माँ बाप अगर वॉक कर रहे हैं स्ट्रीट पे और उन्होंने इंडियन कपड़े पहने हुए हैं तो उनको पीछे से गालियाँ भी देते थे या उनको बोलते थे गो बैक टू योर कंट्री और यूर डर्टी दिस एंड दैट। तो ऐसी स्ट्रगल्स में बैठ के, ऐसी स्ट्रगल्स में वहाँ पे भी जब मैं स्कूल में गया तो आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। मेरा क्या होता था, कभी कभी मैं क्लासरूम में ना खिड़की के बाहर दे के पता नहीं अपने ख्यालों में बैठा रहता था। टीचर बोलता था हे सोचना बंद कर दो, स्टॉप थिंकिंग, जो मैं सिखा रहा हूँ किताब से वो सीखो, अपना कुछ नहीं सीखो या ज़्यादा बातें नहीं करो और जो कहा गया है वही करो, ज़्यादा उड़ो नहीं, ज़्यादा बिग ड्रीम्स होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे, कि जितने बड़े ड्रीम्स होंगे उतने नीचे गिरोगे आप, पाँव उतने ही फैलाओ जितनी चादर है। माँ बाप भी बोलते थे ऐसा। तो ये एक स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं एक शाय पर्सन हूँ। मेरे उस टाइम लो कॉन्फिडेंस लेवल भी था। अब देख के मैं देखता हूँ सेल्फ एस्टीम मतलब लोअर, और कोई ऐसा हाई आईक्यू नहीं है, कोई हाई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप देख के बोलोगे वाह। पर क्या हुआ कि मेरे अंकल आए, अंकल ने बोला बेटा आपको पुलिस ऑफिसर बनना है कनाडा में, टोरंटो में। और उस टाइम मेरी उम्र 15-16 ईयर्स ओल्ड थी। तो पता नहीं क्यों मैंने अंकल की बात मान ली, बोला मैं यही बनूंगा। पहले मेरे को लगा कि पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है क्योंकि इंडिया के पुलिस, उस टाइम दिल्ली में मैं रहता था तो मेरे को उनके साथ जो इंटरेक्शन था अच्छा नहीं था मेरा। पर उन्होंने बताया नहीं, टोरंटो में इट्स अ नोबल प्रोफेशन, दिस एंड दैट। पर उन दिनों ऐसे कलर वाला 1% भी मुश्किल से था। पर उन दिनों से मैंने ठान ली थी, दिन रात सुबह शाम विजुअलाइजेशन, जो मेरे को वर्ड पता ही नहीं था कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, सोचना उसके बारे में क्या है। पर दिन रात मैंने वो किया। वहाँ पे हाई स्कूल ग्रेड 8 के बाद 9th में जाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो हाई स्कूल डिसाइड करता है कि आप कॉलेज और आपका प्रोफेशन क्या होगा। मुझे भेजा गया था स्पेशल स्कूल जहाँ पे कम अकल वाले लोग पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। okay. और ग्रेड 9 में जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे को बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं तो उन लोगों से ज़्यादा अक्लमंद था। फिर पता चला कि नहीं, स्कूल में अगर रहोगे तो पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते हो, बेसिक लेवल है वो। सो लॉन्ग स्टोरी ये हुआ कि लास्ट दो साल जो थे वो उसमें मैंने जम के मेहनत की और मेरी एवरेज थी अबाउट 76%, बिकॉज यू नीड 75% टू अप्लाई टू पुलिस। अच्छा, ओके। तो 1990 में मैं पुलिस ऑफिसर बना, यूनिफॉर्म ऑफिसर बना। उसके बाद आई बिकेम अ पुलिस डिटेक्टिव, उसके बाद आई बिकेम अ पुलिस नेगोशिएटर एंड फाइनली आई बिकेम अ प्लेटून कमांडर। सो ये जो जर्नी थी ना, ये पहली सक्सेस जो थी मेरी वो ही पुलिस की थी। और मैं उस टाइम ये समझ गया कि ये नहीं है कि मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है, मैं ये समझ गया कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। कौन सा राजा किस साल में कहाँ पे आके उसके 10 कजिन के साथ कितनी शादियाँ हुई और उसने किसको कांकर किया, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उसकी डेट मेरे को याद करनी क्यों है,
500 साल पहले कुछ हुआ है ऐसा, मैं क्यों याद करूं जब मेरी वो नहीं है इंटरेस्ट। पर ये पता था कि हाँ, अगर मेरे को डिटेक्टिव बनना है तो साइकोलॉजी, स्टेटमेंट टेकिंग, वारंट्स, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मेरे को सीखना है। और वो सब्जेक्ट करके मतलब ऐसा हो गया। सो ये मेरी स्टोरी है। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बाद में शुरू हुई। और इवन इन पुलिस में क्या होता था कि अगर 10 लोग बैठे हैं और मीटिंग हो रही है तो मैं कोने में चुप करके बैठा रहता था, दूसरों को बोलता था आप क्वेश्चन पूछो, उससे मैं सीख लूँगा। अगर मेरे को एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, जो ट्रेनिंग दे रहा है या इंस्ट्रक्टर है, तो मैं वेट करता था एंड में फिर चुप करके जाता था। उसके बाद बोलता था मेरे पास एक क्वेश्चन है यार, एक बता दो, बिकॉज लोगों के सामने शायनेस थी। हाँ, कि भाई लोग क्या कहेंगे कभी, कि स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं है। ओके या फियर था। शाइनेस या इंट्रोवर्ट, जो भी बोल दीजिए आप। ओके, तब आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ी थी, वो टाइम पे आप पढ़ते थे, तो अब मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, वो तो मतलब थियोरी है, आपने प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें करी है। तो प्रैक्टिकली कोई एक ऐसा लेसन है बॉडी लैंग्वेज का, या फिर हाउ टू डिटेक्ट अ लायर, या फिर नेगोशिएशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो प्रैक्टिकली काम करती है? जब नेगोशिएशन की बात होती है तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक नेगोशिएटर्स को पुलिस वहाँ पे पहले अगर कुछ इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कोई ब्रिज पे जाके खड़ा हो जाता है, कहता है आई एम गोइंग टू जंप, हाँ, मैं आई एम गोना एंड माई लाइफ, और वो ब्रिज 10 फ्लोर, 10 मंजिल, 8 मंजिल, बड़ी बड़ी ब्रिज हैं टोरंटो में, कुछ हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो मरना चाहता है। सो पहले तो आती है रेगुलर पुलिस, एंड अगर रेगुलर पुलिस से काम नहीं होता है देन दे कॉल somebody like me. So मैं आता हूँ तो और इमीडिएटली मेरे को ये पता हो, इंट्यूशन ये होती है कि ये सच है या मोस्ट लाइकली करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये मेरा इंट्यूशन होता है। ओके, और इंट्यूशन ये है कि मेरे को उसका ट्रस्ट इमीडिएटली वो करना है, अट्रैक्ट करना है, ट्रस्ट है। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पुलिस वर्सेस देम जो एग्जांपल है ना, तो जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ, पहले मैं सबको बोलता हूँ, जो पुलिस होती है, मीडिया होती है, जो भी होती है, सबको बोलता हूँ ओके एवरीबॉडी बैक ऑफ, पीछे हो जाए, इस इंसान को और जगह दो थोड़ा, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। फिर मैं अपनी गन निकाल के अपने दोस्त को दे देता हूँ। क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये आदमी अब मेरे जैसे मतलब गन भी नहीं सेफ है, हाँ, ये मेरे को कुछ नहीं हर्ट भी नहीं करेगा। और मैं क्या करता था, वो अगर 10-12 फीट दूर है तो मैं उसको देखता ही नहीं था डायरेक्टली, सबको बात करते उसको पता ही नहीं चलता, मैं 3 फीट पे पहुंच गया था। अच्छा। फिर उसको ऐसे देखता था, बोलता था हाँ बताओ क्या हो गया, टॉक टू मी, व्हाट हैपेंड। तो बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मेरे को ये हो गया, वो भी है, कुछ पैसे लूज हो गए, जो भी है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मैंने ठीक है, अच्छा देखो अभी -12 डिग्रीज है, ठंड है बहुत, हाँ, चाय बाय पिए, हाँ। और वो उसका आंसर मैं वापस रिस्पॉन्ड में वेट ही नहीं करता था। फिर मैं उनको बोलता था ओके ब्रिंग 1 टी, काफ़ी और टी। तो वो कहता ओके कॉफ़ी। मैंने कहा विच वन? कहता ये वाली, क्रीम मिक्स शुगर ये था। सो क्या होता था कि व्हेन यू शेयर फूड, ये साइकोलॉजी है, इट टेक्स यू बैक 10,000 ईयर्स, 10,000 साल से भी पहले के ले जाता है, जब हम एक हट्स में रहते थे और वहाँ पे सेफ्टी का इशू होता था, जानवरों से, लोगों से, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती थी। और उस हट में जो सबसे मजबूत चीज़ होती थी वो आपका दरवाज़ा होता था, कि भाई कोई अंदर ना घुस जाए। पर उस घर के अंदर आप किसको अंदर लाएंगे? जिस पे आप भरोसा करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे। सो जब मैं उसको एक चीज़ देता हूँ, जैसे बेगल्स हुआ, कोई डोनट हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई जो चाय के साथ ज़रूर लाता था मैं, और एक मैं लेता था, एक उसको देता था। मैंने कहा बाद में बात करते हैं दूसरी, पहले खाते हैं, चलो राइट, खाते हैं। तो उसको ये लगता है कि ये सारे बेकार लोग हैं, ये मेरा दोस्त है, राइट। और उसके बाद मैं बोलता हूँ अच्छा बता क्या हुआ, ये छोड़ गई, अच्छा और तू चाहता क्या है? अगर वो तेरे पास वापस आएगी, अगर वो वापस आती है तेरे पास, तो सुसाइड कैंसल, राइट? कहता यस। मैंने कहा लेट्स गो टॉक, चलो। बस कभी कभी वो आ जाते थे बेचारे बैठ के, फिर कहते थे चलो पता करो, फिर उसको ले जाते थे। या दूसरा है नेगोशिएशन, वो ये है कि अगर कोई इंसान जिसने समझ चोरी की है, आया यहाँ पे
स्टोर को तोड़ के चोरी करके सामान लेके भाग रहा था, पकड़ा गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। और कनाडा में यहाँ की मेरे को मालूम नहीं है यहाँ की कैसी इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पे आप उनसे वैसी बात नहीं, ना ही उनको मार सकते हो ना ही आप कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कि भाई इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है कि बता क्यों किया तूने। वो फिल्मों में देखता हूँ मैं। वहाँ पे है यू हैव टू यूज परसुएशन, यू हैव टू यूज लॉट ऑफ अदर टेक्निक्स। तो जब वो आते हैं, पहले तो जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स होते हैं वो पहले ट्राई करते हैं कि भाई बता दे क्या हुआ, और उनको बताने से पहले हमें क्या कहना पड़ता है, यू आर अंडर अरेस्ट, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट हम यूज़ करेंगे, और तुम यू नो एनीथिंग यू से विल बी यूज अगेंस्ट यू इन कोर्ट। वो पहले वार्निंग दे दो उसको। अब कौन बोलेगा, जिसने चोरी किया वो क्यों बोलेगा मैं चोरी किया। तो मेरा जॉब जो था, मेरा जो एक्सपर्टीज थी उसके पास आना और उसके बुलवाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ ये है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा सॉल्विंग क्राइम फॉर पुलिस, इट्स नॉट CSI, इट्स नॉट कि बॉल कहीं मिल गया, इट्स नॉट कि ये बुलेट उससे मैच हो गई, वो सपोर्टिंग है। सबसे बड़ी सॉल्विंग पुलिस क्राइम क्या है, आदमी बोलेगा मैंने किया है, कन्फेशन, और फिर बताएगा कैसे किया है और क्यों किया है। फिर वो जब वो बुलाएगा फिर उसको हम जाके फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसने जब ये बोला कर, फिर वो उसको ट्रैक करना कि हाँ वो गया था, हाँ। यहाँ पे कैमरा पड़ा है, ये निकला था उस टाइम, ये सही बोल रहा है, उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स ये है, मैच वो होता है। सो जब मैं वो आता था तो मैं आके बैठ जाता था और सेम थिंग चाय बाय। उसके बाद मैं बोलता था, why did you kill that person? When you were stealing, why did you kill that person? तो कभी कभी वो बोलता था नो, मैंने किसी को मारा नहीं है, सिर्फ चोरी की है। अरे ये गलत है भाई, ये गलत इल्जाम लग रहा है, मैंने किसी को मारा नहीं है। सो टेक्निक ये है, जो भी उन्होंने किया है ना, उससे 2-3 स्टेप हाई बोल के उनको बोलो अरे मैंने ये तो किया नहीं है। अगर उसने किसी को हाथ लगाया है तो बोलेंगे भाई तुमने इतने रेप्स किए हैं। अगर उसने एक आदमी को मारा है तो भाई 5 लोगों को मारने का मतलब क्या है भाई, नहीं, आई एम नॉट अ सीरियल किलर। सो ये टेक्निक एक्चुअली बच्चों पे भी इस्तेमाल हो सकती है पकड़ने के लिए कि नहीं मैं, अच्छा तूने स्किप किया है, उस आदमी का सर फोड़ दिया। किस आदमी का सर फोड़ा? मैंने तो ओके बोलो क्या हुआ। सो दिस वाज अ टेक्निक दैट आई यूज्ड अ लॉट एंड इट वर्कड majority of the time। और या फिर वो, क्योंकि आदमी का वो होता है कि मैंने किया ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने किया है? राइट। वो भी सीरियस ऑफेंस। अगर वो चोरी करके किसी को हर्ट नहीं करता है तो बोलो हर्ट किया, अगर उसने हर्ट किया है तो बोलो मर्डर किया है, मर्डर किया है तो बोलेंगे 4-5 लोगों की लाश मिली है वहाँ पे, तुमने ही किया होगा, क्यों किया बताओ। बोला अब लाश, अरे मैंने तो, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं क्या मतलब क्या नहीं था, अरे देखो ना वो जस्टिफाई करने चाहते। और क्या मतलब था कि मैंने उनको सिनेरियो इतना बड़ा दे दिया, उनको लगा ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। राइट। ऐसा कोई सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे कुछ हुई आपके साथ, सबसे इंटरेस्टिंग केस दैट यू सॉल्व्ड या फिर नहीं सॉल्व कर पाए लेकिन वो इंटरेस्टिंग था बहुत, कुछ कोई केस हुआ ऐसा कुछ पूरी एक्सपीरियंस में? जी बहुत सारे थे, स्पेशली व्हेन आई वाज डिटेक्टिव, बहुत सारे ऐसे थे। कोई एक जो दिमाग में रह गया? यस एक था जिसमें 2 दोस्त थे और दोनों दोस्त सालों से एक दूसरे को जानते थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पैसे दिए और वो दोस्त उसको पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो बार बार ये दोस्त बोल रहा है कि पैसे दो। अब वो दोस्त दुश्मन बन गए, हालांकि सालों से वो 20-25 साल से एक साथ थे। छोटा सा टोरंटो के आउटस्कर्ट में एक दूसरा टाउन है छोटा सा, उसमें रहते थे वो। तो एक दिन मेरा दोस्त जो है अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, वो काम कर रहा था किसी 3rd पर्सन के साथ चोरी के माले हिसाब से। सो ये आदमी इसके पास जाता है, कहता है डू यू नो हिटमैन, मुझे इसको ख़त्म करवाना है। ओके है ना, क्योंकि पैसे नहीं दे रहा है। तो ये आदमी अंडरकवर पुलिस ऑफिसर जो मेरा दोस्त है उसके पास आता है, कहता है डू यू नो अ हिटमैन। तो ये अंडरकवर का आप कहता है यस आई ऑफ कोर्स, अब हमें पता करना है कि क्या हुआ। सो तब से वो 6-7 महीने की वो इन्वेस्टिगेशन थी, डिटेक्टिव वर्क था।
और उसमें क्या हुआ था, वो जो ये आदमी है ना, ये आदमी जो मेन है वो डायरेक्टली किसी से बात नहीं करता था, वो इनडायरेक्टली इससे बात करता था और ये हैंडल करता था। सो हमें कनेक्ट, इसको नहीं अरेस्ट करना है, इसको भी करना है, पर मेन तो उसको करना था। पर ये बहुत स्मार्ट था, फ़ोन यूज़ नहीं करेगा और फ़ोन पे बात नहीं करेगा, मिलेगा भी तो कोई आउटस्कर्ट्स में मिलेगा जहाँ पे कोई सैटेलाइट कैमरा वगैरह उस टाइम तो बहुत कम थे वैसे भी, और सेल फोन भी वो वाले थे, एनालॉग वाले। सो उसका क्या हुआ कि वो उसको बोला कि यू कहता हाँ आई नो हिटमैन, हिटमैन इज समबडी जो सुपारी लेता है मतलब। सो अब उन्होंने पुलिस का हिटमैन बना दिया कोई एक। अब इसको बोला कि अच्छा हाफ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने तो इसने बोला इसको कि इस जगह जाओ और इस झोपड़ी के आसपास जहाँ गाय भैंसे हैं उनके यहाँ पे एक छोटी सी जगह होगी, वहाँ पे बैग होगा, उसके अंदर हम छुपा के वो रख देंगे, आप उठा के ले जाओ। अब तो हमारा प्रॉब्लम था कि हम इसको टाई अप नहीं कर पा रहे थे, है ना, हमें पता था यही है पर हम कर नहीं पा रहे थे। ओके, सो केस सॉल्व हो गया ना। ओके। तो फिर क्या हुआ, वो इंसान बार बार ऐसे करता रहा, तो फाइनली हमने हिटमैन, फिर हमने कहा ओके क्या करे तो करे क्या। तो जब पैसे मिले तो फिर वो पुलिस गई उसके पास, दोस्त के पास, जो समझो विक्टिम, अगर हमारे पास नहीं आता तो वो मर ही जाता था। तो पुलिस ने उनको बताया कि ये हो रहा है, तुम्हारा दोस्त तुम पे सुपारी दिए, ओके, और तुम घबराओ नहीं, हम पुलिस हैं, ओके। तो क्या किया हमने एक आर्टिस्ट मंगवाया, फिल्म आर्टिस्ट, और उस बुलेट का यहाँ पे होल डलवाया, उसको फिर गाड़ी के पीछे डिक्की में उसको फेंका और उसकी फ़ोटो खींची, और वो फ़ोटो खींच के वापस इसको दिया, फिर इसने उसको दिया, भाई पैसे दो। पर अभी भी ये प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये अटेम्प्ट मर्डर हो गया ना, क्योंकि मर्डर तो है नहीं, अटेम्प्ट मर्डर है। तो अभी भी ये प्रॉब्लम हमें हो रहा था कि इसको कैसे हम कॉन्क्रीट प्रूफ कहाँ से लाएं। राइट, हाँ। ये आदमी लाइक ही 60s में था, स्मार्ट था, रिच था, इंटेलिजेंट था, अच्छे लॉयर्स थे, और उसको मालूम था कि फ़ोन पे बात नहीं करनी है, उसको मालूम था कि रेस्टोरेंट में इधर उधर में जगह में नहीं जाना है, और उसको मालूम था डायरेक्टली वो हिटमैन से बात नहीं करेगा। तो हम बैठे रहे। और सबसे बड़ी बात इन बिजनेस में मैं अब सिखाता हूँ, जो विजन बोर्ड होता है ना, वो विजन बोर्ड पुलिस से ही शुरू होता है। आप देखोगे जब आप इन्वेस्टिगेशन रूम में जाओगे ना, तो एक का फोटो होता है, फिर ये टाई अप होता है, ये इसको जानता है, ये वो विजन बोर्ड होता है। तो हम घंटों उसमें जाके बैठते थे कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि दीवार आ जाती थी। अगर हम ज़बरदस्ती उसको अरेस्ट करते हैं शक पे, वो छूट जाएगा, हमें पता है, और मर्डर हुआ ही नहीं है, तो हमें सॉलिड चाहिए था। तो उस केस में क्या हुआ, हमने एंड में क्या किया, हिटमैन जो है ना वो इसको फ़ोन करता है, जो हमारा हिटमैन है। अब बोलता है यू डोंट नो हु आई एम, और मेरे को पैसे पूरे नहीं मिले हैं, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, और तुम जानते हो मैं क्या हूँ, मैंने काम किया है और मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। हम इसके फ़ोन टैप कर रहे थे, इसका फ़ोन टैप कर रहे थे, सबका फ़ोन। वो पहली बार ज़िंदगी में, क्योंकि उसको 2 घंटे दिए थे, वो दो घंटे में वो उसके पास आ नहीं सकता था डिस्टेंस। तो इमीडिएटली जैसे उसको बोला तो उसने फ़ोन उठाया, उसने बोला क्या है, मैंने तो पैसे तुम्हारे को दिए थे, अरे तुम लोग ये भी काम नहीं कर सकते हो, अरे इससे अच्छा तो मैं खुद ही उसको मरवा देता, ये वो दादा सब बोल दिया। हाँ, तो सब कुछ उसने किया, एंड देन हमारी टीम ने उसको जाके अरेस्ट कर लिया। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि थिंकिंग मैं लोगों को बोलता हूँ, वर्किंग क्लास ऑलवेज वर्क्स फॉर थिंकिंग क्लास। सो जो थिंकिंग है ना हमारी कैप, वो जैसे मैं किसी लोगों को मेंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ दिन में आप अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट थिंकिंग सेशन अपने उसमें कैलेंडर में लिख लो कि इस टाइम में को सब कुछ ब्लॉक करके सिर्फ थिंक करना है ऑफ समथिंग। जैसे मैं ये प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को $1 मिलियन चाहिए, कैसे करूँ, थिंकिंग, दैट्स इट, किसी से प्योर। उससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो आंसर्स हैं ना, इंक्लूडिंग गॉड, वो आप डाउनलोड करते हो, फोकस्ड। और थिंकिंग क्लास से वर्ल्ड चलता है, वर्ल्ड बढ़ता है, वर्किंग क्लास उनको सपोर्ट करती है।
तो ये है। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेटर या पुलिस ऑफिसर ये स्टोरी यहाँ से हुई, बट देन बिजनेस पे कैसे स्विच हुआ? हाउ यू वेंट टू रियल एस्टेट एंड बिजनेसमैन? क्या हुआ कि हमारी वाइफ हमारे पास आई 15 साल के बाद। हमारे 2 बच्चे थे, बच्चे हैं अभी भी, वो छोटे थे उस टाइम बहुत, ऑलमोस्ट ओवर 18 ईयर्स अगो। तो बोला कि भाई आप दिन को काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, रात को काम करते हो, मुझे ये है वो है। हमारी लड़ाई शुरू होने लगी 1-2 साल तक, और उसने फाइनली बोला कि अब हमारा डिवोर्स होगा अगर आपको बस 2 चॉइस है, पुलिस का काम छोड़ दो या अपनी फैमिली छोड़ दो। सो मैं हमेशा बोलता था मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलिस का काम इतना। बस सच्चाई यह थी मेरे को कि मैं अपने पुलिस के काम को ज़्यादा वैल्यू देता था। अगर मैंने किसी को बोला था घर में कि मेरे को चलो हम पिकनिक पे जाएंगे या मूवी पे जाएंगे, और कल पुलिस का फ़ोन आ गया कि आपको कल यहाँ जाना है, और मेरे का चॉइस है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मेरे को मालूम है पहले तो मेरे को ओवर टाइम मिलेगा, दूसरा है कि मेरे को मज़ा आ रहा है, तीसरा उनको मेरी ज़रूरत है, प्लस आई एम अ गुड पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे दिमाग में था ना कि हम सो मैंने सोचा चलो 15 साल में पुलिस में हूँ, मज़ा कर लिया है। अब मैंने वो किया जो 99% जो पुलिस ऑफिसर नहीं करते, वो ये 99% पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि भाड़ में जाए वो, डिवोर्स हो गया तो हो गया, मैं यही काम करूँगा, मेरे को कुछ और आता है नहीं, ये मेरी मतलब मेरे को इसी से घर चलता है। तो मैंने मैंने मेरी वाइफ को बोला कि चलो ठीक है, मेरे को 1 साल दो, आई एम गोना फिगर आउट, क्योंकि मैं काम छोड़ के बैठ तो सकता नहीं हूँ और पैसे की ज़रूरत है। सो रॉबर्ट जी एलन जो ग्रोथ समिट इंडिया में भी आ रहे हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे फ्रेंड हैं। अब उनका एक ऐड आया टोरंटो में, बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन। ये क्या पागलपना है, मैं पुलिस डिटेक्टिव है, पागलपना है, अगर पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये तो पागलपना है। पर उनका पूरा कोर्स ही उसी भी था, नथिंग डाउन। $5,000 दिए मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में। मैंने कभी पहले $50 नहीं दिए थे अच्छा, बाहर किसी सेमिनार के लिए, किसी कोर्स के लिए। पर उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने $5,000 दिए। 3 दिन का कोर्स था और उन्हें सिखाया, वो कोर्स मैंने लिया और रियल एस्टेट के बारे में सीखा। पहले मैंने सोचा मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ, फिर सोचा सैंडविच, फास्ट फूड या वेंडिंग मशीन, पता नहीं क्या मैं हर बिजनेस शो में चला जाता था। कहीं पे भी कोई लोग इकट्ठे हो रहे थे, कोई भी इवेंट हो रहा था, मैं चला जाता था कि शायद मेरे को कुछ आइडियाज़ मिले, नॉलेज में। हाँ, कुछ। पर रियल एस्टेट का बिल्कुल नहीं था। रियल एस्टेट था कि वो अमीर लोग होते हैं, मेरा कुछ नहीं है। और रियल एस्टेट में पैसे कैसे कमाऊंगा, घर चलाना है। तो जब उनका कोर्स लिया मैंने पहले साल, उस टाइम मैंने टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोसाकी, बाकी कितने लोग थे जिनको मैं स्टडी करने लगा, पर रियल एस्टेट में रॉबर्ट एलन का मतलब कोर्स था। तो उसमें मैंने सीखा विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, गोल सेटिंग। तो मैंने कहा कि आई सुनील तुलसियानी will make $200,000 12 महीने में, और डेटेड एंड आई साइंड इट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, साइन करके मैंने उसकी 16 कापीज करके पूरे घर में हर जगह जहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, फ्रिज पे, वॉशरूम में, वर्कआउट प्लेस में, कार में, हर जगह। ये डोर खोलो ना मेरा, जहाँ पे कपड़े होते हैं, डोर खोलो, वहाँ पे भी वो बड़ी सी वो लिखा हुआ है। तो जहाँ पे उठा मैं, यहाँ पे यहाँ लगा हुआ है, छप्पा लगा हुआ है, जब हर जगह ये कबर्ड खोलो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। और मैं उसमें कोई बिलीव ही नहीं करता था, पर किताबों ने बोला कि करो, इसलिए किया। मैंने कहा चलो मेरा क्या जाता है। तो फिर क्योंकि उस साल एज अ कमांडर, प्लेटून कमांडर, आफ्टर ओवर टाइम दिन रात काम करना, आई वॉज मेकिंग अबाउट $100,000 अ ईयर, एक साल में। तो मैंने कहा $200,000 तो भाई उससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरे को। हाँ, उस टाइम तो मेरे को 2005 की बात है, 2004 की बात है। तो 3 महीने में मैंने 2 लाख कमाए। मैंने कहा यार ये तो काम कर रहा है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मिलियनर इन डॉलर्स। मैंने कहा आई सुनील तुलसियानी विल मेक $1 million बाय दिस डेट, साइंड इट एंड डेटेड। अ न्यू पेपर निकाले मैंने और वो चारों तरफ लगा दिए मैंने। ना ही मेरे को कोई होश था कि कैसे कमाऊंगा, ना ही मेरे को कोई कनेक्शंस थे, ना ही मेरे पास इन्वेस्टर्स थे, ना ही कोई आइडिया था कि कैसे आएगा। बस ये है कि चाहिए मेरे को। फर्स्ट ईयर
जो एक शाय पर्सन है, जो एक बैड स्टूडेंट है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ना ही कोई रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, ना ही कोई ये पब्लिक स्पीकर है या कुछ है, ना ही एक्सट्रोवर्ट है, कुछ ऐसा नहीं था. I bought and sold 77 properties in 1 year, making $980,000. मिलियंस में से $20,000 की कमी थी बस. वेरी नाइस. मुझे लगा कि ये हो ही नहीं सकता. तो ऐसे मतलब शुरुआत हुई. और मैं शाय पर्सन, मीडिया फ़ोन करने लग गई, भाई आपने कैसे किया, कुछ बताओ हमें. पहले तो मैंने कहा कि क्यों बताऊं भाई, मेरी सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं. और मीडिया फ़ोन करती थी, हेलो दिस इज़ मीडिया, क्लिक, हैंग अप कर. क्योंकि मेरे को किसी को बात ही नहीं करनी थी. मुझे चुप करके अपने लिए पैसे कमाने थे, अपनी फैमिली को टेक केयर करना था. सुबह फिर काम पे जाना था, फिर रात को आना था, फिर फैमिली को टेक केयर करना था, अपने लिए पैसे बनाने थे. किसी से और कोई मतलब नहीं था मेरा. इवेंचुअली मेरे दोस्त, इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स, उन्होंने बोला ये बहुत सेल्फिश है. अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप लोगों की मदद कर सके हो तो आपको करनी चाहिए. तो तब से मीडिया ने मेरे को द वेल्थी कॉप बुलाना शुरू कर दिया. द वेल्थी कॉप. हाँ, द वेल्थी कॉप. हाँ, ओके. और तब से ये निकनेम मेरी फ्रेंड्स, मेंबर्स, मीडिया, सब जगह वेल्थी कॉप के नाम पे जाना था मैं. तो ये आपने स्टार्ट किया, आपने जो विजन बोर्ड्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें लिखी. पहली डील कैसे हुई आपकी, मतलब क्या था उसमें? आपने कुछ ऐसे लेसन, आपने जो कोर्स खरीदे उसमें से कोई एक प्रैक्टिकल लेसन जो मतलब किसी को अगर करना है तो वो लोग के लिए भी मतलब रिलेटेबल होगा, कर सकते हैं? जी. कैसे रियल एस्टेट में घुसे और कैसे लोग घुस सकते हैं? सो मेरी कंपनी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब. उसके बाद जब मैंने पैसे बनाए तो लोगों ने बोला भाई आपको ना एक रियल एस्टेट क्लब खोलनी चाहिए. टोरंटो में किसी ने बोला मेरे को. मैंने रियल एस्टेट क्लब होती क्या है? कहते जहाँ पे लोग जाते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे के नेटवर्क करते हैं. मैं कहा ठीक तो है, पर सिखाएगा कौन उनको? तो बोला आप. मैंने कहा मेरे को अगर 2 मिनट कोई बोले कि स्टेज पे जाके कुछ भाई इंस्पायरिंग बोल दो, मैं ज़मीन पे वो पिघल जाता हूँ. मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर. नहीं, कोई और होगा, मैं नहीं. पर बार बार लोग आते गए उस फर्स्ट ईयर में, एंड में. तो मैंने कहा गुस्से में बोल दिया चलो I'll open up a club. अब मेरे को यही नहीं मालूम है क्या वो. तो उन्होंने बोला नाम क्या रखोगे? मैंने कहा यार क्लब को बोल रहे हो, मेरे ख्याल से प्राइवेट होनी चाहिए. चलो ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब. उन्होंने बोला वाह क्या तो नाम है यार, ये बहुत मेमोरेबल है, जल्दी से डोमेन लाओ, ये वो बाय करो बराबर. मुझे लगा ये तो नॉर्मल है. फिर उन्होंने बोला इनाग्रेशन होगा. फिर उन्होंने बोला कि आप जाओगे और मैंने किसी एक इन्वेस्टर जो मेरे साथ थी पहले, ब्लैक लेडी थी वो, तो मैंने उसको बोला कि तुम जाना और आधे घंटे पौना घंटा तुम ही बात करना क्लब के बारे में कि क्यों बनी है, कैसे बनी है, क्या करना है ना. फिर मेरे को 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए बुला लेना, फिर मैं बात कर लूँगा. पर मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं आधा घंटा बात क्या करूँगा. सो होटल को रूम बुक किया. उस दिन मैं आया और उस रात में सो नहीं पाया, क्योंकि किसी ने बोला जब आप पब्लिक स्पीकर हो ना NLP यूज़ करो. मैंने कहा ये NLP क्या होता है? किसी ने बोला जोक से शुरू करना, हंसाना पहले लोगों को. किसी ने बोला एक अच्छी सी स्टोरी से शुरू करना. किसी ने बोला कि भाई ऐसे नहीं खड़े होना. किसी ने बोला नहीं बोलना है. मैं भी प्रैक्टिस करता रहा, ये लिखता रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना है. कोई कोर्स तो लिया नहीं था स्पीकिंग का, पर ऐसे ही लोग बता रहे थे, टिप्स दे रहे थे मेरे को. जिस दिन मैं गया मुझे लगा कि एक ट्विस्टर होता है ना, जो पानी का क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो आता है और पूरे घरों को उड़ा देता है, जो टोर्नेडो. हाँ. वो आ जाए, जैसे वो हमारा सेमिनार ही खत्म हो जाए, सब भाग के चले जाए और बस मैं घर आराम से पहुंच जाऊं. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं आया तो 100 लोगों ने रजिस्टर किया था और वहाँ 100 के बदले 122 लोग पहुँच गए. अच्छा. और उसकी कैपेसिटी 110 थी. इसका मतलब था लोग पीछे खड़े थे रूम में. और मैं 2 दरवाजे थे, एक सामने वाला एक पीछे वाला. जब मैं आया तो मैंने छोटा सा दरवाजा खोला, देखा तो अरे पूरा रूम भरा पड़ा है. बुबुम बुबुम. और ये लोग मेरे को सुनने आए हैं. मैं कौन हूँ जो मेरे को सुनने आए हैं ये लोग? तो
मैं पीछे जाके खड़ा हो गया और पीछे मेरे आसपास लोग खड़े थे, सब हेलो हेलो बोल रहे थे, स्माइल कर रहे थे और मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा था। वो आज कॉम्प्लीमेंट लगता है कि सर फोटो ले ले, सेल्फी ले, उस टाइम मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा था। प्रेशर बहुत बड़ा। और बीच में आयल था और मैं बीच में पीछे जाके खड़ा गया। मैं उस लेडी को बोलता था और बोलते जाओ और बोलते जाओ, जितना तुम बोलोगी उतना मेरे को कम बोलना पड़ेगा। फाइनली वो मेरे को बोल बोल के इधर उधर की बातें कर करके सबसे इंट्रोडक्शन करा के उसने भी एक्सटेंडेड टाइम किया। फाइनली वो बोलती है, नाउ जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जिस इंसान को सुनने के लिए आप आए हो, इंग्लिश में बोल रही थी वो, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरा पसीना इतना मेरे वो वक्त आ चुका है और जिसको सुनने के लिए आए हो वो अभी यहाँ है। और मेरे अंदर लग रहा था कि मैं नहा रहा हूँ अपने पसीने में और मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था और मुझे टेम्परेचर एसी होने के बाद भी टेम्परेचर ऐसा लग रहा था कि जैसे फायर है। तो फाइनली बीच में उन्होंने बोला, लेट्स वेलकम मिस्टर सुनील तुलसियानी। सो मैं चला ना, मैंने फिल्मों में देखा है, पर जब मैं वॉक कर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि सब स्लो मोशन है। सीरियसली मुझे लग रहा था कि, और मुझे लग रहा था कि लोग मेरे को देख रहे हैं पीछे से आगे से, पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे कपड़े। सो धीरे धीरे मैं फ्रंट रो पे गया और मैंने फेस उधर किया, इधर ऑडियंस है, जो कि उन्होंने बोला था यू नेवर शो योर बैक टू द ऑडियंस। मेरे को याद नहीं था, पता ही नहीं, याद ही नहीं था। देन आई टर्न टू द ऑडियंस और मैंने क्या रियलाइज किया, सब भूल गया मैं कि ऐसे शुरू करो, ये जोक करो, NLP यूज़ करो, ये ऐसे करो, इधर देखो उधर देखो, आँख से आँख मिलाओ, ये वो। सिर्फ मैंने पूछा कि मैंने ये एक प्रॉपर्टी ली थी और इस प्रॉपर्टी में मैंने $1 लाख कमाए थे। किसको सीखना है कि कैसे कमाए थे? सब ने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने बस बताया कि ऐसे प्रॉपर्टी आई, ऐसे मैंने ये किया, ऐसे फाइनेंस किया, ऐसे मैंने ड्यू डिलिजेंस किया, नंबर्स मैंने ऐसे किए और उसके बाद फिर मैंने उसको बेचा, मेरे को $89,000 उसमें प्रॉफिट हुए। लोगों ने तालियां जोर से बजानी शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक और सुननी है? बोले हाँ। 3 घंटे तक मैं स्टेज पे बात करता रहा और सिर्फ स्टोरीज बताता रहा। और स्टोरीज क्या है, मैंने बाद में रियलाइज किया कि आई एम नेचुरली गुड एट टेलिंग स्टोरीज, स्पेशली अगर वो सच्ची स्टोरीज हैं तो। सो मेरे को कुछ इतने सारे तो वो थे एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल मैंने उनको दिया कि ये प्रॉपर्टी जिस एरिया में है, इसका मेन रोड ये है, आगे चल के 5 साल के बाद यहाँ पे कॉलेज बनने वाला है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। उसके बाद ये कंपनी इस एरिया में आने वाली है जो कि 200 से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करेगी। यहाँ पे TT बस का ये होने वाला है। तो मैंने स्टडी किया उस एरिया को और वहाँ पे मैंने घर लिया, एक प्रॉपर्टी ली। पैसे थे ही नहीं, तो लोगों ने बोला बताओ कैसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, एक प्रोफॉर्मा बनाया और उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पैकेज। इन्फॉर्मेशन पैकेज में होता है कि ये फ़ोटो है, ये आने वाला है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू इतनी है और मैं इतने में ले रहा हूँ। तो मैं जब उसके पास गया जिससे मैं ले रहा था, उसको ये सारी बातें मालूम नहीं थी। तो उससे मैंने जैसे वो प्रॉपर्टी $2 लाख की थी, तो मैंने उससे 170 में ले ली। सो अबाउट 15% डिस्काउंट, और उसको थोड़ा फिक्सअप कराना था। पर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे को मालूम था डबल हो जाएगी, और डबल होने से पहले अगर मैं पहले बेच दूंगा तो मेरे को शायद 70-80 या $1 लाख कमा लूँगा मैं उसी टाइम। तो मैंने उनको बताया कि ये, तो मैंने उनको दिखाया ड्यू डिलिजेंस की नंबर्स कैसे मैंने देखे, क्योंकि उस एरिया में, दूसरे घर की एरिया में, दूसरी जहाँ पे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, उस एरिया की प्रॉपर्टी प्राइसेस और इस एरिया की प्रॉपर्टी प्राइस इसके कम है, इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है इसके? तो मैंने बताया ये अपकमिंग प्रॉप एरिया है इसलिए। तो मैंने वो सिखाया उनको, वो नोट्स लिखते जा रहे थे, मैं तो स्टोरी, और लोग ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कॉमेडी क्लब चला रहा हूँ। फाइनली मैंने उन लोगों को बोला, ये मैंने इन्फॉर्मेशन पैकेज बना के मैं इसके एक इवेंट में गया और मैंने बोला कि डू यू वांट टू मेक 30% रिटर्न ऑन योर मनी, ROI सेफली। सो एक आदमी आया
उसने पूछा कि मैं 30% कैसे कमा सकता हूँ एक साल में। मैंने कहा मैं ये घर ले रहा हूँ, यू पुट ऑल द मनी, 100% ऑफ द मनी, प्लस उसके साथ रिपेयर्स होंगे वो भी आप डालोगे, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, मेरा लीन होगा। लीन होता है कि अगर आप गवर्नमेंट में लीन डालते हो ना, जैसे बैंक आपको मॉर्गेज देती है तो प्रॉपर्टी पे वो क्या करती है, उसको मॉर्गेज रखती है ना, लीन रखती है ना, राइट। सो वो लीन मैं रखूँगा जिससे वो भाग नहीं सकता है, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि भाई आपको ये मैं दिखाया कि मैं इसमें 60% कमा रहा हूँ, 60% का 50%, 30% अगर इसमें से मैंने 50% कमाए तो भी आप 30% कमाओगे, अगर इसमें से मैंने 40% कमाए तो भी आप 30% कमाओगे, अगर आप सिर्फ मैंने 30% कमाए, पहले पैसे आपको मिलेंगे 30%, आपके पैसे मिलेंगे प्लस आपके 30%, मैं सारा काम करूंगा और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इसके हिसाब से मिनिमम 60% इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा है। बाइंग, फिक्सिंग, उसको अपग्रेड करके फ्लिप करने में 6 से 9 महीने लग जाएंगे और 1 साल भी लग सकता है, और उसमें मेरे को 60% का फ़ायदा होगा। हमें क्या हुआ था एक्चुअली, एंडेड अप हैविंग, क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट हैविंग, जितना मैंने उसको बोला था उससे ज़्यादा ही हमने किया, उसका भी कमाया मैंने। तो मैंने जब ये स्टोरी बताई कि मैंने अपने पॉकेट से ज़ीरो डाला और कैसे मैंने निगोशिएट किया, और मैंने पूछा कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आधे लोगों ने हाथ ऊपर किया, और मैंने कहा कितने लोग आप ऐसे हो जो चाहते हो कि आप अमीर बनना चाहते हो, उन्होंने हैंड ऊपर किया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये, क्योंकि मेरे पास ना कोई सेल का एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे को करने थे मेंबर्स का मतलब था उनको फ़ी पे करनी है, तो मेरे को सेल से नफरत, मार्केटिंग से नफरत, क्योंकि बचपन में बताया गया था बेटा सबसे बुरे लोग सेल्स वाले होते हैं और मार्केटिंग वाले से तो बात ही नहीं करो, झूठ बोलते हैं, राइट। अगर वो कुछ लोग नहीं बनते ना, वो लोग यही बनते हैं, बुरे से बुरे लोग जो होते हैं ना वो सेल्स और मार्केटिंग वाले होते हैं, वो जो गुंडे होते हैं उनसे थोड़ा ऊपर होते हैं वो, पर प्रोफेशनली वो बेटर, कभी भी मेरे मम्मी डैडी ने बेटा जब तू बड़ा होगा ना सेल्स पर्सन बनना, तुम कभी नहीं बोला। सेल्स पर्सन को लेके लोग बहुत नेगेटिवली सोचते हैं, बट हाँ। एक्चुअली वो तो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है, आई थिंक सो, वन ऑफ द बेस्ट विदाउट स्किल है, सेल्स कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया नहीं चलेगी, नहीं, Right. बंद हो जाएगी। सो एनीवेज, मेरे को लोगों ने बोला था कि ये स्क्रिप्ट फॉलो करो, ये करो, वो करो। मुझे लगा कि अगर इन 100 में से 10-20 लोग भी मेंबर्स बन गए, भगवान लाज रखना मेरी, क्योंकि उस टाइम में कुल $200 ले रहा था एक साल के, $200 मेंबरशिप के। मैं कहा कौन देगा मेरे को $200 सिर्फ मेंबरशिप फी के लिए, मैं हूँ कौन, ऐसा लगता था। आज लोग मेरे को $10,000 पर ईयर मेंबरशिप फी देते हैं, उस टाइम 200। सो 80 लोगों ने ज्वाइन किया, और मैं बताता हूँ कैसे ही ज्वाइन किया। जब मैंने अपनी 2-3 स्टोरी बताई तो मैंने बोला कितने लोगों को ऐसा है कि अमीर बनना है, उन्होंने बोला हाँ। मैंने कितने लोगों को पैसा चाहिए अमीर बनने के लिए, सबने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा अगर आप मेंबर बनते हो आज, तो जो मेरा पैसा है, मेरे दोस्तों का पैसा है, आप मेंबर बनते हो, आप अच्छी डील लाते हो, तो आपका चांसेस अमीर उस पैसे को एक्सेस करने का हायर होगा। अगर आप मेंबर नहीं है तो आप सीखो, जाओ और खुद करो, कोई बात नहीं, पर आप मेंबर हो। सो जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो ESBI, I also stands for insider. ओके, Insider. ओके, तो मैंने कहा you will become the insider. सो 80 लोगों ने $200 दे के, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ऐसे होगा। और जब बाद में मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा वाह, मैंने फ्रॉम द स्टेज आई सोल्ड, एंड ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। मैंने रियलाइज किया है कि हर बिजनेस, अगर मैं आज बाल काटता, अगर मैं चाय बेच रहा हूँ या किताबें बेच रहा हूँ या मार्केटर हूँ या जो भी हूँ, आई नीड अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैन बी अ स्टेज, ये जो अभी पॉडकास्ट है दैट्स अ प्लेटफॉर्म। यूट्यूब प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वहाँ पे लोग हैं और वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, जो भी है। सो अगर मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का ये आइडिया एक्सीडेंटली, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, पर मेरे को लग रहा था कि एक्सीडेंटली हुआ है, क्योंकि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता, आई वुड हैव नॉट जनरेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इट्स नॉट पॉसिबल। और उसके बाद मैंने हज़ारों लोगों को मदद की है ऑथर बनने के लिए,
पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने के लिए। और मेन वही है, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट यू लाइक एंड लव, फाइंड अ वे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स व्हिच इज मार्केटिंग। जब वो आपकी ज़िंदगी में आए, sell it to them in a way that you're not selling. They're buying. They're buying. So कहने का मतलब ये है, इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो। पैसे वाला बोलेगा ये कैसे दे रहे हो यार इतनी वैल्यू, मेरे पैसे ये लो तुम, टेक केयर, टेक माई मनी, अभी ले लो यार, तुम कैसे दे रहे हो तुम ऐसा। राइट। तो हमारी कंपनी का वसूल है कि अगर कोई $1 मिलियन हमें देता है तो हम उसको $2 मिलियन की वैल्यू देंगे मिनिमम। सो देन यू कैन नेवर बी ग्रीडी। अगर इस वर्ल्ड को अगर वो $1 देता है आपको और आपको $2 देते हो उनको, तो ग्रीडी कैसे हुए आप? मिनिमम $2 देते हो। राइट, आप तो फायदा कर रहे हो। आप तो फायदा कर रहे हो। तो हमारा तो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। तो ये एक बड़ा लेसन है कि जब आप वैल्यू दोगे ना, मोर देन द मनी, कस्टमर बाय करेंगे, आप सेल नहीं करोगे। राइट नाउ आप क्या क्या कर रहे हो? रियल एस्टेट में हो, यू आर अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, और कोचिंग भी कर रहे हो आप, और क्या क्या, मतलब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपके क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आप कर रहे हो? अभी जैसे हमारा बहुत बड़ा एक तो रेवेन्यू इवेंट प्रोडक्शन है। इवेंट प्रोडक्शन? हाँ, पूरे वर्ल्ड में हम इवेंट्स करते हैं, जैसे बड़े करवाते हो? करवाते हैं। यू हेल्प देम टू? अच्छा, ओके। या लोगों को भी कराते हैं और हम खुद अपने भी करते हैं। जैसे पिछले साल हम रॉबिन शर्मा जी को यहाँ लाए थे मुंबई में, और दीपक चोपड़ा जी को लाए। इस बार हम रॉबर्ट कियोसाकी को ला रहे हैं सिने देसाई जी के साथ, और पूरे कनाडा, यूएस, अब इंडिया में हमने इंटर किया है उसका। बिकॉज आई रियलाइज, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोल दीजिए आप, ये लोग इंडिया आने के लिए दे आर हेजिटेंट। क्यों? पहले तो उनको लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो लेवल जो उनकी मतलब आदत है। एक तो ये, दूसरी ये है कि भाई मैं 2 दिन के लिए आऊँगा, इसका मतलब कि 10 दिन तो मेरे वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं वहाँ 2 दिन में नहीं कर लूँ, टाइम प्रॉब्लम है। तीसरी बात यह है कि मैं वहाँ जाऊँ क्यों? बीमार हो सकता हूँ, फ़ायदा हो ना हो, बिजनेस चले ना चले, दे आर कमिंग फॉर आल्सो फॉर बिजनेस। सो अब क्या हो रहा है, वो हमें जानते हैं कनाडा से, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे कियोसाकी की जो बोला मैंने, रॉबिन शर्मा जी को बोला कि भाई आप स्ने जी का छोड़ दीजिए, भाई वो तो हमारे पार्टनर हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका इवेंट इंटरनेशनल लेवल होगा, एंड सेफ्टी आपकी रही होगी, ठीक, सिक्योरिटी आपकी ठीक रहेगी, और जो हम बोलेंगे और जो हमारी एग्रीमेंट होगी उस पर 100% अमल होंगे हम। सो अब पिछले 2 साल से इंडिया का टाइम आ गया है, ये मुझे लग रहा था 3-4 साल से। इंडिया में क्या होने लगा है, अब एंटरप्रेन्योरशिप का जो वेव शुरू हो गया है। जैसे अभी रिसेंटली अमन गुप्ता जी के साथ हमारी डिनर हुई थी, शार्क टैंक वाले। शार्क टैंक क्यों बना बहुत बड़ा है शो इंडिया में? वो इसलिए बना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का वेव आ गया है। पहले क्या होता था, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अगर आप किसी के बेटे हो ना, ये ज़रूर बनना है आपको, उसकी वैल्यू है। अब एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐड हो गया है टू सम डिग्री। तो अब कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका वेव आ गया है। सो जब मैंने देखा यहाँ पे कि लोग भी यहाँ पे भी हैं जो ग्रो करना चाह रहे हैं, और मैं यहाँ, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, और हालांकि मेरी 99% प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होती है। मैं जब यहाँ आया 2 साल पहले, तो स्नेही जी ने बोला कि आओ स्पीक करो, और हमारी सारी बातें हो गई कि मैं आ रहा हूँ अहमदाबाद में, गेट रिच प्रोग्राम, ये वो। एंड में उन्होंने, जब मैंने हाँ बोल दी, सब कर दिया ना, फिर एंड में बोला आपको एक और बात है। मैंने कहा बोलो। बोला कि आपको हिंदी में करना पड़ेगा। मैंने कहा हिंदी में? पर मैं उस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि अगर मैं वो करता नहीं तो मैं हमेशा इंग्लिश में करता, तो मैं यहाँ पॉडकास्ट पे भी नहीं होता हिंदी में। राइट। और अब क्या है कि जितना मैंने इतने 18 सालों में, 17 सालों में कनाडा, यूएस में किया है, जितने मेरे व्यूज़ 15 साल में नहीं है, उतने मेरे व्यूज़ 2 साल में इंडिया में हैं। मेरे व्यूज़ यहाँ पे 1.5 मिलियन से ज़्यादा पिछले 12 या 13 महीने में हो गए हैं, डिफरेंट
प्लेटफॉर्म्स पे। राइट। अब आपके प्लेटफॉर्म में आया है और तो और भी तो 2-3 मिलियन मतलब हो नहीं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया का जो टाइम आ रहा है ना वो ये कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना दैट कैन बी लाइबिलिटी और इट कैन बी एन एसेट। राइट। तो अब वो एसेट में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। राइट। एंड सब मिलके जब हम करेंगे ना वी विल बी अनस्टॉपेबल। हमारी पॉपुलेशन एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हमारी हो सकती है अगर स्किलफुल लोग और ऐसे विजनरी लोग विद राइट माइंडसेट एंड राइट स्किल्स अगर हम लोग करेंगे तो विल बी अनस्टॉपेबल। राइट। यस, हर प्रोफेशन की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें लेबर्स की ज़रूरत है, हमें सब की ज़रूरत है। तो सब को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, पर जिनको बनना है ना उनको हमें ये नहीं कहना है कि ये कम काम है, लोअर लेवल का काम है, ये नहीं कहना है उनको बोलना है ये करना है, तुम्हें अच्छा लगता है करो, ये करो। क्योंकि इवन रियल स्टेट जो मैं कर रहा हूँ ना, अबव रियल स्टेट इज एंटरप्रेन्योरशिप। रियल स्टेट प्रोडक्ट है, बुक प्रोडक्ट है, पॉडकास्ट प्रोडक्ट है, रेस्टोरेंट प्रोडक्ट है, पर उससे अबव बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो रियल स्टेट आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कर सकते हो और रियल स्टेट आप बिजनेस के तौर पे कर सकते हो, जो हम करते हैं। मीनिंग अगर हम किसी प्रोजेक्ट में गए, हमने 50 घर ले लिए, 50 घर में उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, फिर हमने वो 50 घर दूसरों को बेच दिए जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो हमारी बिजनेस बन गई, राइट। और अगर आप काम पे जाते हो, आपकी बिजनेस है, आपने एक घर ले लिया आज, उसको फिर रेंट पे दे दिया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। पर एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, पैसिव और एक्टिव, स्टिल एन एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर कोई आदमी अभी या औरत सुन रही है यहाँ पे, वो कहते हैं नहीं मैं पढ़ाई मैंने नहीं की है, या मेरी उम्र कुल 20 साल की है, या मेरी उम्र 80 साल की हो गई है, भाई अब तो मैं जाने वाला, मैं अब क्या कर सकता हूँ मैं, या आपको लगे कि मेरे पास कोई स्पेशल स्किल ही नहीं है, या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, या लोगों ने बोला था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ बताने कि आप कर सकते हो, क्योंकि एक इंसान जो गरीबी में पैदा हुआ था, गरीबी में बड़ा हुआ था, यहाँ तक कि जब तक मैं पुलिस ऑफिसर 1990 में नहीं बना, तब तक बेसिकली हम गरीबी में रहते थे, इवन कनाडा में। और आज उस जगह पे पहुँच गए और इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने पहले साल $1 मिलियन कमाया, मुझे लगा क्या तो यार क्या कर सकते, ये एक नॉर्मल इंसान को कैसे हो सकता है। फिर 6 महीने में मैंने $1 मिलियन कमाया, मैंने कहा अरे वाह यार, ये तो मज़ा आ गया मतलब। फिर 1 महीने में मैंने $1 मिलियन कमाए, मैंने कहा अरे अमेजिंग। फिर एक दिन में $1 मिलियन कमाए, ऑल थ्रू रियल एस्टेट, एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक स्पीकिंग कंबाइंड। ओके, मैं आपको बताऊं, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप मेरे को बोलेंगे मेरे को अपना पॉडकास्ट बढ़ाना है, क्योंकि अब क्या है कि मेरे पास CEO, प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंपनीज, उनको मैं कंसल्ट करता हूं एट $100,000 कंसल्टिंग मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट। $1 लाख देते हैं मेरे को वो कंसल्ट के लिए। मुझे कोई बोले पहले कि तुम्हें कोई पैसे देगा, इवन $100 भी देगा बातें करने, उसको एडवाइस, पहले आता था कि भाई एडवाइस चाहिए चलो फ्री में दे देता हूँ। मैं इसीलिए स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि लोग पे करेंगे आपको अगर उनको बेनिफिट दोगे आप, तभी उनको वैल्यू दिखेगी अगर आपकी एडवाइस के पीछे। हाँ, और वैल्यू दे। अगर आप किसी को बोलते हैं, कोई आदमी ट्राई कर रहा है कि उसने 15 पाउंड लूज़ करने हैं या 10 किलो लूज़ करने हैं, और आप बोलेगी कि मेरे पास प्रोग्राम है, मैं आपकी मदद करूँगा, आपको $5,000 लगेंगे और इतने में हो जाएगा, 10,000 जो भी अमाउंट है, उसकी तो ज़िंदगी चेंज हो गई, क्योंकि उसने पहले कभी किया ही नहीं। या पब्लिक स्पीकिंग सिखाओगे आप किसी को, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाओगे, या जो लेसन्स आप अपने पॉडकास्ट पे देते हैं, जैसे बुक्स के लेसन्स आप देते हैं जो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं आप, तभी आपका चैनल बढ़ रहा है, राइट। पर अब जो आप मेरे को बोलेंगे कि भाई अगर मैं इसको डबल कैसे करूं, राइट, डबल कैसे करूं, तो डबल करने के लिए आपको कोलैबोरेशन कर सकते हो
COI से मिल सकते हो, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पर्सन अगर आपके लिए कुछ बोलेगा कि भाई इसके पॉडकास्ट पे जाओ या ये करो, तो आपके सब्सक्राइबर्स और भी ज़्यादा आएंगे, या आप उनकी पॉडकास्ट पे जाओ वो आपके पॉडकास्ट पे आएंगे, तो आप फिर मर्ज कर देंगे कि भाई हमारे पे सब्सक्राइब करो, ये है वो जो भी। तो बस सबसे बड़ी बात आपको कर सकते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म ढूंढने हैं, चाहे वो स्टेजेस हों, चाहे वो डिजिटल स्टेजेस हों, जूम, चाहे वो यूट्यूब हो या पॉडकास्ट हो जिनके पास बड़े सब्सक्राइबर नंबर हैं, राइट। आपको कल उठ के अगर बढ़ाना है तो कल उठ के ये बोलना है कि भाई मेरे को और लोगों की मदद करनी है, और लोगों की मदद करने के लिए मुझे और लोगों को सब्सक्राइबर बनाना है आपके बिजनेस में। और वो तभी हो सकता है अगर दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंपटीशन नहीं तो कोलैबोरेशन बन जाए, बस खत्म बात। और आपको कंसिस्टेंटली आपकी टीम को बोलना है कि चलो मार्केटिंग टीम, मेरे को हर महीने 1 या 2 स्टेजेस ला के दो, या हर महीने 1-2 प्लेटफॉर्म ला के दो जिस पे मैं बात कर सकूं। अगर आप वो करेंगे ना, तो उनका जो काम उन्होंने सालों तक किया है, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको सालों लग सकते हैं, वो इमीडिएटली आपके वो बन सकते हैं। हाँ, तो मेरा क्या था, ओके ठीक है, मैं 100 घर ले रहा हूँ और मेरे को अपने पैसे बिल्कुल नहीं डालने हैं, तो मैं क्या करता था, मैं स्टेज पे जाता था, रियल एस्टेट इवेंट में जाता था, और रियल एस्टेट इवेंट में टीच करता था हाउ टू बाय पॉजिटिव कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी, और हाउ टू अर्न पैसिव इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट, और हाउ टू नेगोशिएट डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज। ऐसा जो मेन सब्जेक्ट था, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स का मेरा प्रेजेंटेशन होता था। उसमें क्या था कि अबाउट 80% वैल्यू, हाउ टू ये करो, अच्छा ये लिखो, ये करो, ये वर्ड्स यूज करो। 20% ये होता था कि किसको डिस्काउंटेड चीप प्रॉपर्टीज चाहिए, क्योंकि वो रियल एस्टेट इवेंट था। 90% 95% लोग बोलते थे अरे मेरे को चाहिए सस्ता वाला, क्यों नहीं चाहिए मेरे को, आई वो रियल एस्टेट के लिए है वहाँ पे। तो मैं उनको बोलता था ठीक है, अगर मैंने आपको सिखा दिया है, आप जाओ खुद कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप बोल रहे हो कि आपको डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी चाहिए ना, मेरे पास एक है जिसकी वैल्यू इतनी है, ये प्रूफ है, क्योंकि हमने 100 घर लिए हैं, हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसमें हमें अपने $5,000 अपने ऐड कर लिए हैं, अपनी फी या जो भी नंबर है, तभी भी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 500 लोग हैं, हमारे पास सिर्फ 50 घर हैं, 500 में से सिर्फ 50 लोग ले सकते हैं, किसको चाहिए। अब 500 में से अगर 400 लोग हाथ ऊपर करते हैं, मेरे पास 50 घर है, तो उसी दिन वो 40 के 40, 50 घर बिक गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपको मीट सिर्फ मीट खाने वालों को बेचना चाहिए, वेजिटेरियंस को नहीं, राइट। चाहे कुछ भी करो, सही टारगेट ऑडियंस को सही चीज़ बेचना है। हाँ। अगर रियल एस्टेट में किसी को करना है तो इंडिया में उसका भी पोटेंशियल, रियल एस्टेट में आपने इंडिया में भी कर रहे हो आप रियल एस्टेट में बिजनेस? जी, इंडिया में भी हमने अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब खोल दिया एज ऑफ लास्ट ईयर श्री देसाई जी के साथ, इट्स कॉल्ड पिक इंडिया। तो हम उनको लोगों को सिखा रहे हैं कि पहले कि अपने आप थिंकिंग कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड बिलो मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टीज, और अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे कैसे रेज करने हैं टू बाय नो मनी डाउन। तो ये हमने शुरू किया है इंडिया में पिछले साल से अभी, और तो वो है। और मेन पर्पस उसका ये है क्योंकि आई सी इंडिया एज द नेक्स्ट एक्सप्लोसिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, एंड रियल एस्टेट का भी इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रो होगा। सो अगर कोई इंडियन है, अगर उसके पास ऑप्शन है, आपको लगता है तो उसे इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या ही शुड लुक आउटसाइड? देखिए, इंडिया में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हाँ, जैसे कल यूएसए में 50% क्रैश होता है अगर, जो कि 2007 में हुआ था, 8 में हुआ था। हमारे 2005 to 2008 आई जनरेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, पर स्टोरी उसके बाद क्या है कि 2008 आई लॉस्ट एवरीथिंग, इन फैक्ट मोर देन $1 million आई वाज इन डेट। क्यों? क्योंकि 2007 और 8 में सब कुछ वाइप अप हो गया कंप्लीटली। $1 billion कंपनी चली गई सबकी, बिलियंस एंड बिलियंस खत्म हो गए। पर उसके बाद फिर और अच्छी स्टोरी एक और है, वो ये
कि $2 लाख वाला घर मैं 30-40 हज़ार डॉलर में लेता था वहाँ पे यूएसए में। चीप हो गया था। बहुत चीप हो गया था। ओके। सो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है कि भाई चलो कुछ पैसे डॉलर्स में इन्वेस्ट करने हैं यूएस में या वेस्टर्न कंट्री में या कोई भी कंट्री में, कर सकते हो आप। पर अगर आपका वो स्कोप नहीं है, आपके कनेक्शंस नहीं है, आप हमारी क्लब के मेंबर्स नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे होने के लिए कुछ कनेक्शंस होने चाहिए। सो अगर हमारे मेंबर्स बनते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब के, तो अगर वो बोलेंगे मैं हमें टोरंटो में या अमेरिका में, तो हमारे वहाँ पे कनेक्शंस हैं। सो देन वी कैन कनेक्ट दम टू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। आप यहाँ पे बैठ के घर खरीद करके, क्लोज करके, रेंटर्स वहाँ पे लगा के, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करके, जो हर महीने आपका चेक कलेक्ट करके आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, वैसा सिस्टम है वहाँ पे, सेफ। You have created this. Yes. That's awesome. Very Yes. nice. और यहाँ पे अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स यहाँ से इंडिया से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैश फ्लो चलता है। इंडिया में कैश फ्लो बहुत कम है। हाँ, तो वहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो आता है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, यू शुड गेट कैश फ्लो। तो अमेरिका में मिल रहा है, और अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अमेरिका और क्रैश होगा, और जब वो क्रैश होगा दैट मीन्स प्राइस विल कम डाउन बट द रेंट्स विल नॉट कम डाउन। रेंट्स उतने ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ही थोड़ा, पर जितना वो क्रैश होगा ना उसके हिसाब से और जब हम प्रॉपर्टीज बाय कर रहे थे वहाँ पे यूएस में, तो कभी कभी 15-16% रेंटल इनकम, 20% रेंटल इनकम। यहाँ पे 3-4-5% बहुत कम है यहाँ पे। हाँ, राइट। और टोरंटो में भी अब ऐसा ही हो गया है, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद। यूएस में भी बढ़ गई, अब धीरे धीरे नीचे आ रही है, कई का जगह सॉफ्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो माइंडसेट है वो ये कि जहाँ पे सोना है वहाँ जाओ। पुराने ज़माने में आपने फिल्में देखी होंगी जहाँ पे एक मैप मिलता है, उस मैप कोई सीक्रेटिव मैप होता है, वो किसी को नहीं पता होता, और उस मैप को अगर फॉलो करेंगे आप और वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे डिग करके वहाँ पे आपको कुछ खजाना मिल जाएगा। ठीक है ना? आज सबके पास वो मैप है। मैं इंडिया में क्यों हूँ? इसलिए हूँ ना, राइट। इसमें को पता है अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। राइट। और एक और चीज़, आप रियल एस्टेट में आप ऑथर भी हो जी। तो अगर किसी को अच्छा एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हो, आपकी ये बुक है। ये आपको मैंने गिफ्ट भी दिया। यस, मेरी गिफ्ट है। हाँ। सो कोई एक ऑथर कैसे बन सकता है अगर उसको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है तो? और उसको एक कंटिन्यू करके मैंने थोड़ा मार्केटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है। सो पहले तो मैं ऑथरशिप बताऊँ मेरे को क्या है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं यंग था तो किसी ने बोला था कि आपकी स्पेलिंग ख़राब है, आप कभी लिख पाते नहीं हो। और सच्ची था कि कोई बोलेगा कि पैराग्राफ लिख के दो या ऐसे लिख के दो, मेरे को बहुत टेंशन होती थी। तो मिलियन ईयर्स में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऑथर बनूंगा, नेवर माइंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, और नेवर माइंड पता नहीं कितने लोगों को मैंने बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाया है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे ड्यूरिंग कोविड 500 घंटे मैंने लगाए इसको करने के लिए, साइंस ऑफ गेटिंग रिच का, क्योंकि मुझे लगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम क्या है कि लोगों की जो इनकम है ना, स्पेशली जब कोविड आया था उस टाइम बिजनेसेस बंद कर दी थी, शट डाउन हुए थे, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई लोगों को अपना बिजनेस डाउन हो रहा था, उनको डर लग रहा था कि क्या होगा वो कई लोग फायर्ड हो गए थे, सो वो हो गया था। तो हमने कहा कि चलो ये बड़ी चीज़ है, चलो इस पर हम काम करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट वो हो गया। इनफैक्ट अभी अगर आपके गेस्ट को इस बुक में मैंने क्या किया था, एक बुक लिखी है, फिर उसमें मैंने 20 वीडियोस बनाए हैं, और उसमें 20 ऑडियोज़ बनाए हैं, तो वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और मैं आपके ऑडियंस को अगर आप चाहें तो मैं उनको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे सेंड कर देना। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पहले तो यह था, डर लगता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझ में क्या है, राइट। अगर आपकी कोई भी सक्सेस आपके पास आई है, या आपके पास कोई मेजर प्रॉब्लम आया है, हेल्थ इश्यू आया है, बैंक्रप्सी हुई है, मनी लॉस हुई है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि भाई 7 गलतियाँ मैंने ये की है, उस पर लिख लीजिए कि आप नहीं कीजिएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये होता है कि आपकी स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं अगर पर्सनल ग्रोथ पे लिखूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखूंगा, या एंटरप्रेन्योरशिप पे, या रियल एस्टेट में, ऑलरेडी बुक्स तो है, पर आपकी बुक क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ योर स्टोरी बताएं, फिर उसमें हाउ टू ब्लेंड कर दे, फिर स्टोरी बताएं,
रिच डैड पुअर डैड क्यों फेमस है? क्योंकि स्टोरी सबसे बड़ी चीज़ है। स्टोरी, इसमें मैंने स्टोरीज डाली हुई है। स्टोरीज में ये होता है कि लोग सीखते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्मूला है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको अच्छा लगता है टाइप करना, लिखना, तो आप खुद लिखिए, नहीं तो यू हायर समबडी हु कैन राइट फॉर यू। अगर मेरे को इसको पेंट करानी है दीवार को, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पेंट करूँ, आई कैन पे समबडी। फिर उसके बाद आई कैन हायर डिज़ाइनर्स, एडिटर्स, फिर आई कैन सेल्फ पब्लिश या मीडियम पब्लिशिंग कंपनी, या आई कैन गो विद द बिग कंपनी। पर मेन चीज़ है उसको पब्लिश करना है। पर राइटिंग अ बुक इज ओनली 10%। इतना काम करने के बाद आपने, कई लोग सालों के बाद एक किताब लिखते हैं, कहते हैं मेरी बुक आ गई है, बट वो 10% है सिर्फ। 90% इज मार्केटिंग ऑफ द बुक। किताब अगर आपने लिखी है और कुल 100 लोगों ने पढ़ी है, तो वो एक क्राइम है। वो इट्स लाइक आपने एक लेडी है जिसके बच्चा पैदा किया 9 साल के बाद, उसके बाद किसी ने कुछ है ही नहीं। सो किताब भी आप लिखते हो, इतनी मेहनत करते हो, लोग फोकस करते हैं कि किताब ऐसे लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उसे मोनेटाइज कैसे करना है, बेस्ट सेलिंग कैसे बनाना है। सो किताब लिखने से पहले मार्केटिंग प्लान शुरू करनी है, रिवर्स इंजीनियर करना है किताब को लिखना है। सो अगर मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, आई विल रिवर्स इंजीनियर माई बुक हेयर स्टाइलिंग की। भाई आप मेरा एग्जांपल देके कर सकते हो इसमें, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोले बुक लिखो, लेकिन मेरे को अभी तक ना वो आया नहीं, किस पे लिखो, कौन सी चीज़ पे करो। एक फील आता है ना कि बहुत आसान है। आपको किताब लिखनी है, हाउ टू हैव एंड बिल्ड ए सक्सेसफुल पॉडकास्ट, यू आर एन अथॉरिटी। सो अगर आपने किताब लिखी है उस पर, और जिसके पास नहीं है उसने लिखी है, तो मेरे को तो आपको ही पढ़ूंगा मैं, सिंपल। और उस किताब में आपको ये कहना है, सोचना है कि मेरा गोल क्या है। ओके, आई वांट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओके, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे को डीप जाओ, क्या करना है। ओके, मेरे को दूसरे पॉडकास्टर को अट्रैक्ट करना है, मेरे को मूवी स्टार्स को अट्रैक्ट करना है, मेरे को सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस को अट्रैक्ट करना है, मेरे को बेटर गेस्ट्स को अट्रैक्ट करना है। ये जो किताब है ना, ये आपका बिजनेस कार्ड हो जाती है, सबसे बेस्ट बिजनेस कार्ड बन जाती है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, बहुत कम लोग आपकी पूरी किताब पढ़ेंगे, पर कहने का मतलब ये है कि जब वो रेडी हो ना, वो पढ़ लेंगे अपने आप ही। ठीक है। सो आपको अगर कोई, जैसे आपका लेवल मेरे को इन इंडिया का पता नहीं है मेरे को, जैसे समझो अगर हमें 100 लोगों का पॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, तो आप अपना उस 100 में से अपना नाम उस 100 में कहीं डाल दीजिए आप। ओके, ठीक है ना। उसके अंडर और उसके अबव जो है, उनको बस किताब भेज दीजिए आप, और बोलिए कि आई वांट यू ऑन माय पॉडकास्ट। आप अगर लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, बिजनेस कार्ड भेजेंगे, उसका 1% भी वैल्यू नहीं है। आप एक किताब भेजेंगे, जिस किताब में उसका फर्स्ट नाम लिखेंगे, बोलेंगे सुनील जी, आई लव योर वर्क एंड ऑल दैट स्टफ, आई वुड लव टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट, और आई वुड लाइक टू कम ऑन टू योर पॉडकास्ट, साइन डेट, एंड यहाँ पे लिख देंगे ऑटोग्राफ कॉपी फॉर सुनील और समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद लेटर डाल के, एक पैकेज में डाल के मेल कर दीजिए आप। बेस्ट मार्केटिंग प्लान। लोग, जब मैंने ओपरा विनफ्री, टोनी रॉबिन्स, ग्रैंड कार्डोन, रॉबर्ट कियोसाकी, जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, इन सब को मैंने शुरू में क्या किया था, अपनी अपनी किताबें भेज दी थी, और मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट रिप्लाई। पर जब वो मिले, जैसे ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, तो यू नो व्हाट, did you send me the book long time ago? मैंने कहा yes. Oh yes, I remember that. He goes, you know what, it was a good book. पर वो उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया था, राइट, पर उन्हें याद रह गया, हाँ, रिकॉल था वो। हाँ। सो आपको क्या कहना है कि मेरे को जो 10 मिलियन चाहिए सब्सक्राइबर्स, वो कौन से पार्टनर्स और कौन से क्लाइंट्स मेरे को वहाँ ले जाएंगे, गेस्ट्स, कौन से 2 चीज़ें हैं। पार्टनर्स, वो पार्टनर्स कौन है, अदर पॉडकास्टर्स, और या उनको आप अपने पॉडकास्ट पे लाएंगे, तो उनके जो क्लाइंट, फिर वो अपने से शेयर करेंगे, फिर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, फिर आप उनके प्लेटफॉर्म में जाएंगे, एंड द सेम थिंग विल हैपन। पर आपके पास अथॉरिटी बुक से डिफरेंट होगी। जब आपकी एक अथॉरिटी होती है ना बुक की, तो बुक, आपको मालूम है द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ बुक, कहाँ से वो वर्ड आया, BOOK, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ बुक इज बाइबल।
ओके, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बाइबल, हाँ, सो दैट्स वाई इमेजिन आप बाइबल भेज रहे हो अपने कंपनी की, सबकॉन्शियसली आप सोच सकते हो कि वो क्या सोच रहे होंगे कि इस आदमी के साथ मिलना है मेरे को. सो ये है, पहले तो है कि ये नहीं कि मेरी स्टोरी है, आप मेरी स्टोरी किताब की पढ़ो, नहीं, आपको रिवर्स इंजीनियर करना है कि उसको आप क्यों लिख रहे हो बिजनेस वाइज, एंड देन उसमें फिर वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू ऐड करनी है. जो पढ़ रहा है उसको कुछ सिखाना है. आप क्या सिखा सकते हो? आप कहोगे इफ़ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, प्लेटफॉर्म, यू वांट टू बिल्ड अ स्टेज, आप सब में कर सकते हो. This is how I built it. Chapter 1, preparation. Chapter 2, this. Chapter 3, how I attracted. Chapter 4, marketing plan. Chapter 5, here's an example, कैसे कैसे किया. So वो आप किताब लिख लीजिए आप, और जब लोगों को भेजेंगे आप, so लोग immediately आपको कहेंगे कि he is bigger than he is. Right. So now I've written 9 books. 9 books. There's 2 more coming. Okay, very nice. Of the 9, 7 have become bestsellers. Okay. तो मेरे को अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोई बोलेगा कि आप पब्लिक स्पीकर बनोगे या बेस्ट सेलिंग ऑथर बनोगे, कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था. मैं प्लेन में बैठता हूँ किसी के साथ, बिजनेस क्लास में, जो भी है, इन्वेस्टर बैठा होता है, वो बताएगा अपने बारे में, मैं सिर्फ अपनी किताब दे देता हूँ. Immediately like wow, ये है वो, अरे ये क्या लिखा है, tell me more about this and this and that. कभी कभी I make $100,000 $200,000 from that one meeting, from that book. Right, it's a very great way to मतलब introduce yourself. Yes. वो बुक नहीं पढ़ेंगे फिर भी एक अथॉरिटी आपके, मतलब वो तो ऑथर अथॉरिटी आता है ना, आई थिंक सो, तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी उस फील्ड में. जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड दैट्स मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, कोई भी बिजनेस है आपका, आप एक बुक लिख लीजिए. अगर आपको खुद नहीं लिखनी आती है तो आप किसी को हायर कीजिए, करिए. दूसरी चीज़ कर सकते हैं आप ऐसा ऑथर ढूंढिए जिनके पास ऑलरेडी वो बेस्ट सेलिंग ऑथर है, और उनको बोलिए कि मैं आपके साथ को ऑथर करना चाहता हूँ. सो जैसे कई बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें अभी हम बुक लिख रहे हैं जैक कैनफिल्ड जी के साथ, इंडिया में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है, जिसमें जैक कैनफिल्ड अपना चैप्टर लिखेंगे, मैं अपना चैप्टर लिखूंगा, सिने देसाई जी अपना चैप्टर लिखेंगे, और कुछ और जो एंटरप्रेन्योर्स है, इन्वेस्टर्स है, मार्केटर्स है, वो भी अपना चैप्टर उसमें लिखेंगे. मेरी इट्स अ कोलैबोरेटिव बुक. हाँ. सो हम सब मिलके उस बुक को फिर बेस्ट सेलर बना देंगे. अब सबसे बेस्ट वे टू बिकम अ बेस्ट सेलर इज हमारी कंपनी उसको मार्केटिंग प्लान में उसको बेस्ट सेलिंग बना देगी. इसका मतलब यू बिकेम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर विथ जैक कैनफील्ड. तो नाउ एक मूवी बन रही है जिसमें अमिताभ बच्चन है, उसके साथ आप भी हीरो है, या आप खुद हीरो है जिसमें कोई नहीं जानता आपको. तो जो किताब अपनी लिखते हो आप, इट्स बेटर कि आप अपनी, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, कि आप अपनी मूवी बनाओ देन नॉट. पर अगर आप किसी वेल नोन एक्टर के साथ किताब लिखते हो या ऑथर्स के साथ लिखते हो, या कभी आपको ऐसा चांस मिले, दैट इज़ द फास्टेस्ट वे, क्योंकि आपको ना मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ना पब्लिश करना पड़ेगा, ना कुछ. सिर्फ आपको एक चैप्टर लिखना है, और वो चैप्टर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हो जाएगा, कभी कभी 1 वीक के अंदर भी हो जाता है. सो उसमें भी हम लोगों की मदद करते हैं. कनाडा में कर चुके हैं, यूएस में कर चुके हैं, यूरोप में कर चुके हैं, अब हम इंडिया में कर रहे हैं. अब मार्केटिंग बुक से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग करने कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स, छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एक अच्छा मार्केटिंग करने के लिए. जी, सबसे बड़ी मार्केटिंग टिप ये है, एक तो कोलैबोरेशन हो गए, जैसे कई लोग जो कॉपी राइटर्स हैं, लिंक्डइन पे हुए, राइटर्स हुए, उनको हम अपनी किताब फ्री भेज देते हैं और उनको बोलते हैं कि राइट समथिंग अबाउट दैट इफ़ यू लाइक इट. और दूसरी ये होता है कि बुक आपको पता है कि 1 साल में रिलीज़ कर रही है मेरे को, तो आपको या तो ईमेल लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, आपके चैनल पे आने शुरू कर दीजिए, ऐसे चैनल पे कि मेरी किताब आ रही है, मेरी किताब आ रही है, अगर आपको ये किताब चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए. अगर आपको फ्री डिजिटल कापी चाहिए तो आप अपना नाम और ईमेल मेरे को भेज दीजिए, जो भी है. तो उसमें क्या है कि आपकी एक लिस्ट बनती जाएगी, और जब आप रिलीज़ करोगे तो उस दिन क्या करना है, जैसे फिल्म आती है फ्राइडे को, और फ्राइडे सैटरडे संडे को कितना उसने कलेक्शन किया, उसके हिसाब से वो बेस्ट सेलर बनती है. सो हमें मालूम है कि फर्स्ट एक हफ्ता जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अमेज़ॉन पे या कहीं और पे भी. सो हम
ईमेल सबको भेजते हैं, सोशल मीडिया करते हैं कि भाई ये किताब आ रही है, इस किताब की जो वैल्यू है, आई डोंट नो इंडिया में क्या है, 500 रुपये के आसपास होगी जो भी है, भाई नॉर्मली 500 रुपये की है, अगर आप इस वीक 3 दिन में बाय करोगे तो 100 रुपये में मिल जाएगी आपको, मतलब 80% ऑफ। बिकॉज पैसे बुक बेचने में नहीं है, पैसे बुक जब वो खरीदेंगे, जब वो बेस्ट सेलर बनेगी, जब आप कोलैबोरेशन करोगे उस पे है, राइट, एग्जैक्टली। है ना। सो आपको डेडलाइन देनी है, आपके पास एक लिस्ट है कि ये लिंक है अमेज़न का, या जाओ अभी बाय करो और आपको सिर्फ 100 रुपये में मिलेगी, 500 की है 100 में मिलेगी। और अगर आप ये लोगे, उसके बाद मेरे को पास एक वीडियो होगा, वो वीडियो भी आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद एक कोर्स है इस किताब के ऊपर, छोटा सा मिनी कोर्स है, वो भी फ्री मिलेगा, मीनिंग बोनसेस दे रहे हो आप। बोनसेस, राइट। तो लोग कहेंगे 100 रुपये में किताब दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, लेनी चाहिए, ठीक है ना। सो सारे लोग मिलके बूम बाय करेंगे। अमेज़न बोलेगा यार ये किताब है कौन सी, ये ऑथर है कौन, नहीं अमेज़न वैसे ऑटोमेटिकली बोलेगा, उनकी एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम से हाँ, हाँ, चेक कर लेगा, ठीक है ना। तो फिर अमेज़न आपकी बुक को प्रमोट करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। देन इट बिकम्स द बेस्ट सेलर एंड देन यू यूज द बेस्ट सेलर। जैसे मैंने बोला यहाँ पे बेस्ट सेलर स्टेटस इसमें मिला, उसके बाद लोगों को आप अपनी किताब दीजिए, राइट क्लाइंट्स को, राइट पार्टनर्स को, राइट इन्वेस्टर्स को, तो जैसे वो आपको जैसे नहीं जानते हैं अभी, वो इमीडिएटली आपको जानेंगे। सुनील जी, वैसे तो काफ़ी नॉलेज मिल रही है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा एक रैपिड फायर भी कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है? ठीक है। तो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर? Helping people who don't want to be helped. One piece of advice you'd give a real estate investor? Start now. What's the biggest mistake you have done in real estate investing? Trusting the wrong partners. 3 books that you had significant impact. Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich, and Science of Getting Rich. What's your favorite quote that keeps you inspired? I want you to plurk. P-L-E-R-K. प्लर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद वर्ड बनाया है, उसका मतलब है प्ले एंड वर्क कंबाइन इज प्लर्क। Okay, interesting. What's the most rewarding part of being a mentor? Changing people's lives. Share a memorable aha moment. When people stopped me and said, you changed my life, and this happens all the time, especially in the beginning, that was a big aha moment that I can change and help people. Nice, very nice. Your favorite real estate market to invest right now and why? India. It's the next big country. It's a growth is coming to India. One habit you believe contributed most to your success? Getting up at 5 a.m. Okay, we'll discuss about it. Yes, morning rituals. One word to describe your leadership style. Do it now. What's the best piece of advice you have received? Is to give more value than what you receive in money. The one thing you wish you knew before you started. I wish I knew that you can buy properties no money down before. Share a funny or unexpected moment from your time as a keynote speaker. मैं जापान में था रॉबर्ट कियोसाकी जी के साथ, वहाँ पे 9,000 लोग थे और they didn't speak English. So स्टेज पे ट्रांसलेटर था, मैं इंग्लिश में बोल रहा था, and this was my first time. So मैं स्टेज पे आया, पूरा स्टेडियम फुल था, so I said a joke. एंड कोई नहीं ऐसा मेरे को लगा ये क्या हो गया। हाँ. पर फिर मेरे को समझ में आया कि ट्रांसलेटर अभी ट्रांसलेट कर रहा है। हाँ. फिर 20 सेकंड के बाद पूरा you know, that was funny. Interesting. How do you balance your personal and professional life? Just reminding yourself that both are important. The most influential lesson you have learned from working with legends like Tony Robbins, Robin Sharma, Robert Kiyosaki? From I would say Tony Robbins, have the passion for what you do. Robin Sharma, the 5 a.m. club, and the importance of that. And Robert Kiyosaki is all about the assets versus liability, and you should be spending most of your life building assets. That's what you should be doing. Your vision for the future? To create 100 millionaires and multimillionaires, USA, Canada, and now in India.
सो रैपिड फायर में से हमारा मॉर्निंग रूटीन का एक क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोग पूछते भी है और वीडियोस मेरे भी बहुत चलते हैं, जब भी मैं डालता हूँ ना तो काफ़ी चलता है। तो आपका मॉर्निंग रूटीन या मिलियनेयर का एक मॉर्निंग रूटीन क्या है? जी जी जी। सो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ यूजली 90% 95% टाइम। और 5 बजे उठ के पहले आई डोंट टच फ़ोन या टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक। आई कम डाउन एंड आई डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी और लाइक दैट। आई ड्रिंक वाटर, लेमन वाटर और समथिंग। फिर उसके बाद मैं पहली चीज़ है, अभी भी मैं जब प्लेन में आ रहा था मेरी नोटबुक है, उस पर पहली चीज़ मैं लिखता हूँ कि व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। सो कम से कम 100 चीज़ें लिखता हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ आज। फिर कल 100 चीज़ें लिखूंगा, फिर परसों। और कुछ चीज़ें रिपेटिटिव है और कुछ जो चीज़ें नई नहीं है। जैसे अब कल मैं लिखूंगा आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल एज वन थिंग। सही ना? सो पहली चीज़ है व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। दूसरी चीज़ है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस, अगर मेरे को मिलियनर बनना है, आई एम अ मिलियनर। सो ऐसे एफर्मेशंस हैं जो मैं लिखता हूँ और बोलता हूँ। रिमेंबर इट्स फोकस टाइम, कोई और नहीं है वहाँ पे, और उसके लिए। थर्ड है मेरा गोल। सो पहले है कि व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, दूसरी है एफर्मेशन, थर्ड है गोल। गोल है आई विल हैव इट बाय दिस डेट। और मेरा गोल, मेरे पर इतने पैसे मिलेंगे, मैं इतने लोगों को टीच करूँगा, मैं ये इतनी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, इतने मेरे कस्टमर्स होंगे, इतनी मेरी फ़ी होगी, इतना मेरा नेटवर्थ होगा, इतने मेरे पैसिव इनकम होगी, इतना मेरे एक्टिव इनकम होगी। सो दैट्स अ फुल पेज अगेन। आई विल अट्रैक्ट द राइट पीपल, लॉयल पीपल, हैप्पी पीपल, ये वो सब उसमें लिखा होता है। सो ये 3 पेजेस मैं रोज़ लिखता हूँ। उसके बाद आपको मैंने बताया था प्लर्किंग लिस्ट। प्लर्किंग जो प्ले और वर्क को मिला के मैंने बना दिया है प्लर्किंग। उसका मतलब ये होता है कि जो आप कर रहे हो आपको मज़ा आ रहा है और पैसे बना रहे हो। अगर एक आर्टिस्ट है जिसके पास जिसको मज़ा आ रहा है पर वो गरीब है, देन ही इज़ नॉट प्लर्किंग। और अगर एक लॉयर है, एक इंजीनियर है जो पैसा कमा रहा है पर उसको मज़ा नहीं आ रहा है काम में, वो भी प्लर्क नहीं कर रहा है। प्लर्किंग का होना चाहिए दोनों कंबाइन, मज़ा आना चाहिए। सो फिर मैं बनाता हूँ एक 4th पेज प्लर्किंग लिस्ट फॉर टुडे कि आज मज़ा कैसे आएगा। तो एक तो ये था कि भाई यहाँ पे मिलूँगा, फिर लेटर आज जो दूसरे लोगों से मिलूँगा, या मैं इस इंसान को फ़ोन करूँगा, यही करूँगा। सो ये मेरी रूटीन है। एंड उसके बाद देन आई रीड अ बुक फॉर अबाउट 30 मिनट्स एवरी डे। सो करेंटली आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो? ये वाली, माई ओन बुक, सीरियसली। मैं बताऊँ, इस बुक को मैंने कम से कम 50, जब मैंने लिखी थी 50 टाइम्स आई रेड दिस बुक बिफोर आई रोट दिस बुक। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप मतलब जो बुक आपने लिखी वही आप ज़्यादा पढ़ते हो? जी। व्हाई? बिकॉज मुझे कभी कभी मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने लिखी है। एंड ऑल्सो द विजडम, द डेप्थ। आपने कभी शायद जब यंग होंगे तो आपने कोई गाना सुना होगा, और गाना सुन के आपको वर्ड्स तो पता है, पर देन 20-30 साल के बाद आप वो सेम गाना सुनोगे, उसका जो डेप्थ है वो आज समझ में आ गया। सो इस किताब का भी ये आपका आएगा। मूवी को दोबारा देखोगे आप, यू विल कैच समथिंग। इस किताब में इतनी विजडम है। आई वुड से दैट इफ़ यू हैवंट रेड दिस बुक, मैं सबको ये दूंगा इसकी कॉपी, आपको बताया वजह से, इफ़ यू हैवंट डन दिस वुड बी योर नंबर 1 थिंग टू डू राइट अवे, कि ये आपको पढ़ना है। आपको भी मैंने गिफ्ट दी है फिजिकल कॉपी, तो क्योंकि इट्स डील्स विद ओनली richness. And when I say richness, only money. This book is only about money. Okay. हाँ, ये नहीं कि भाई health or richness in other areas. Happiness. Just money. Okay. So अगर किसी को money के लिए grow करना है, then they should read the book. और ये एक्चुअली मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा मैं भी ना अपने पुराने वीडियोस कई बार जाके देखता हूँ और ऐसा लगता है कि यार ये मैंने ही बनाया, बहुत अच्छा, और अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। जी जी, और खुद से सीखोगे आप। और फिर रेपिटेशन होता है दिमाग में कि हाँ ये अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे मुझे अप्लाई करना भी चाहिए और ज़्यादा। राइट। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ उसकी मॉर्निंग रिचुअल की, वो ये है जो मैं सिर्फ अपने इवेंट्स में बताता हूँ ज़्यादा। वो ये कि जब मैं नीचे आता हूँ और पानी लेके जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, I pick a genius chair. A genius chair, या आप गॉड चेयर भी बोल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई गुरु होता है, वो उस कुर्सी पे बैठता है तो उसके पास सर्टन पावर्स होते हैं। उसके पास पावर्स इसलिए नहीं होते हैं कि वो इमीडिएटली, नहीं, इज जस्ट बेसिकली इज कनेक्टेड टू गॉड। डायरेक्ट उनका एक्सेस है, बेटर एक्सेस है। सो जब आप जीनियस चेयर पे बैठते हो ना सुबह सुबह, तो जब आप लिखते हो, the creativity,
जो आप थिंकिंग चेयर है, तो ऊपर से आपके पास आइडियाज आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, वो आने लगेंगे। तो अभी मैं होटल में हूँ तो मैं कहूँगा कि ये जीनियस चेयर है मेरी। अभी मैं घर में हूँ तो ये मेरी जीनियस चेयर है। जीनियस चेयर जिसको आप बोल दो कि ये जीनियस चेयर है, वहीं जाके बैठ जाओ आप। सो आइडिया इज कि आप जीनियस नहीं हो, जीनियस वहाँ है, राइट, और उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, उससे थोड़ा एनर्जी बहुत ले ले रहे रहे हैं। हाँ, हो, बस। इट्स वेरी नाइस, वेरी पावरफुल थिंग। यस, और ये मैं भी ट्राई करूँगा आपसे। जी बिल्कुल कीजिएगा आप, बिल्कुल कीजिएगा आप। ओके, सो अभी राइट नाउ एक इवेंट भी आने वाला है जहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी भी आएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जी। चीज़ें होने वाली, उससे रिलेटेड अभी कैसे आपका क्या चल रहा है? मैं रॉबर्ट कियोसाकी जी को जापान में, अभी यूएस में मिल के आया, टोरंटो में। सो इन सारी कंट्रीज़ में लाया, पर एक कंट्री में जिसको मैं लाना चाहता जिनको, वो थी इंडिया। और बहुत मुश्किल है उनको वहाँ लाना, इनकी एज है, प्लस ट्रैवल टाइम, जो मैंने आपको बताया, ट्रैवल टाइम, और चाहे कि यूएस कनाडा में इस ईजी एक घंटे की फ़्लाइट लेके 2 घंटे पहुँच गए, राइट। यहाँ पे लाना उनको 22 घंटे, फिर उन देयर इज़ टाइम डिफरेंस एंड जेट लैग एंड ये वो। तो क्योंकि वो हमें जानते हैं, तो हमने मनाया है किसी तरह से कि भाई आओ, आप इंडिया भी देखो, राइट। और अपने मेंटर को बुलाया, रॉबर्ट एलन, जिनकी कोर्स से मेरा, जिनको रियल मैंने एस्टेट चालू होता हाँ, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपको अगर इंडिया आना है तो आ जाओ आप। तो किसी तरह उनको भी मनाया। तो मेरे मेंटोर भी आ रहे हैं, सिने देसाई जो मेरे को अपना मेंटोर मानते हैं, जो कि मेरे फर्स्ट मिलियनर हैं यहाँ पे इंडिया में, जब से मैं उनसे मिला हूँ। उनसे आप पूछोगे तो ही इज़ मेड मोर देन $1 million इन USD इन इंडिया आफ्टर मीटिंग मी। तो ये ग्रोथ समिट इसलिए लाना है कि मेरे को इंडिया में अब ये जो सिर्फ मैं कनाडा यूएस में कर रहा था, और मेरे को खुशी हो रही थी कि मैं कर रहा हूँ, पर एक थी कि बात मैं अपनी इंडिया में नहीं कर रहा हूँ। अपनी इंडिया में, यहाँ पे बर्थ है मेरा, मैं कैनेडियन हूँ, नो क्वेश्चंस, पर जन्म मेरा यहाँ पे हुआ है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो मेरे दिल में आया कि ये समथिंग बिग करूँ। सो क्यों, जब हम ऐसे स्पीकर्स, ट्रेनर्स लाते हैं ना, तो उनकी जो थोड़ी भी एनर्जी आप लेके जाते हो, इट विल बी लाइफ चेंजिंग। फिर उसके अंदर जो रूम में लोग आएंगे, HNIs, इन्फ्लुएंसर्स, इन्वेस्टर्स, जो जिसके साथ बिजनेस कर सकते हो, कोलैबोरेटर्स, वो जो उस एक ही रूम में होंगे, प्राइसलेस है। वो जो हम अमेरिका, कनाडा में करते हैं ना, उस लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का हम मुंबई में ला रहे हैं। वही एनर्जी, सेम एनर्जी लेवल एंड यस, एंड स्टैंडर्ड टू। सो आप कोई भी टिकट, दिस डिफरेंट वेरिएशन, कोई भी टिकट पर आपको आना है, क्योंकि आप आइए एक बार। स्पेशली आप अगर बहुत पैसे कमाना चाहते हैं बिजनेस में, रियल एस्टेट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, या आप एक प्रोफेशनल हैं और साइड में आप कुछ करना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि आगे चल के मैं बिज़नेस करूं, या आपकी बिज़नेस चल रही है पर आप उसका 10 गुना कराना चाहते हैं, आपको उसमें ज़रूर आना है और उन लोगों से मिलना है जो आपसे पहले कर चुके हैं, जिनकी आप किताबें पढ़ते हैं, और उनसे मिलना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात रहेगी, मैंने जिसके, और आप आ ही रहे हो। हाँ, मैं तो आ ही रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके बुक से मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट बुक समरी, उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना इंटरेस्टिंग इवेंट बनाया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड स्नेह सर, आप लोगों की वजह से ये इवेंट हो रहा है। इट्स वेरी नाइस, मतलब मेरे को बहुत प्राउड भी फील हो रहा है, अच्छा भी फील हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस ग्रेट इवेंट। मैं भी पक्का वहाँ पर रहूँगा, एंड जिसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग भी ज़रूर आना, मिलना रॉबर्ट कियोसाकी, और कई सारे इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी है, इन्फ्लुएंसर्स भी, और बहुत सारे लोग हैं। एंड अगर किसी को ये बुक, डिजिटली बुक चाहिए, वीडियोस चाहिए, ऑडियोस चाहिए, उनका भी मैं लिंक आपको भेज दूँगा। मैं ज़रूर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक का भी दे दिया जाएगा। ये बुक के ऊपर समरी भी बनाऊंगा मैं ज़रूर, हाँ, इंटरेस्टिंग से। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सुनील सर, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।